जी। नमस्कार दोस्तों। मैं सतीश जायसवाल आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारी एक्यूप्रेशर की जो क्लास है ये फ्री रखी गई है। हमारा जो कोर्स है 3 दिन पहले स्टार्ट हो गया। 3 तारीख से स्टार्ट है, जिसमें बोला गया था 3 दिन जो है इसकी फ्री क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आज वो आखिरी दिन है। आज एनाटॉमी में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे और पूरी तरीके से लगभग लगभग एक तरीके से रिवीजन भी कर लेंगे जो पीछे पढ़ाया गया था। और आगे आज लगभग लगभग एनाटॉमी का काफी बड़ा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद से आगे जो है हमारे मेन कोर्सेज रिफ्लेक्सोलॉजी और आपका सुजोग एक्यूप्रेशर, 5 एलिमेंट थ्योरी, ब्ला 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 आगे सब चलती जाएंगी। तो बेसिकली अभी जो है हम लोगों ने पीछे जो पढ़ लिया था एनाटॉमी का पार्ट, तो आज हम लोग फिर से उस एनाटॉमी पे रहेंगे। हाँ, शुरू से डिस्क्राइब करते चलता हूँ कैसे हम लोगों ने समझा था, कैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम था। तो हो चुका था स्केलेटल सिस्टम। एंडोक्राइन पे थे हम लोग शायद। एंडोक्राइन सिस्टम पे थे। यस, एंडोक्राइन सिस्टम का जो है उस दिन एंडोक्राइन सिस्टम पे ही मतलब मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। तो क्लास जो है 1 घंटे में ही समाप्त हो गया था। तो उसी को कवरिंग करने के लिए मैंने आधा घंटा का सेशन बढ़ा के लिया हुआ है। तो बाकी लोग आ जाए फिर मैं क्लास को शुरू करता हूँ। ये बहुत कम पार्टिसिपेंट आए हुए हैं। 1 मिनट। स्टूडेंट का भी कम है एक्चुअली में, सबको 9 बजे क्लास की रहने का मालूम है। 5-10 लोगों को ही मालूम पड़ा कि 8:30 बजे क्लास है। चलिए, बाकी लोग अपना वीडियो में देख लेंगे। तो जो हमारी क्लास हो आज है एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर। ठीक, अच्छा नहीं है ये वाला, चलो बाद में देखेंगे। छोटे टीवी के अंदर में लैपटॉप में तो सब साफ दिखता था, लेकिन एक बड़े जगह पे लगाया तो ये पिक्चर फट गई है। बात को इसको हटा देंगे, लेकिन आप सबको मालूम है कहाँ कहाँ पर कौन सा ऑर्गन दिख रहा है एंडोक्राइन सिस्टम का। तो यहाँ से ना लेके यहाँ से ले लेते हैं। ये ये भी हल्की पिक्चर है क्या? हम्म, ये पिक्चर, ये थोड़ी साफ है। चलो, यहाँ पे इसमें बता देंगे। पहले लैपटॉप पे करते थे तो वहां पे सब कुछ साफ आता था, लेकिन ये बड़े स्क्रीन पे जो है ना वो सब फट रही है, उसके पिक्सल्स फट रहे हैं। तो आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पहले बताते हैं। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने इसमें सीखा था क्या, एनाटॉमी के अंदर में हमारे बॉडी में 206 206 बोन्स होते हैं। और इन बोन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक एक्सियल और सेकंड अपेंडिकुलर। एक्सियल मींस जो बाहर बाहर की तरफ होता है, और अपेंडिकुलर अंदर की तरफ होता है। लाइक बाहर जो होता है वो हमें शरीर की रक्षा करने में काम आता है। एक्सियल जो है शरीर की रक्षा करने में काम करता है। अपेंडिकुलर जो है जिससे हमारा स्ट्रक्चर पूरी बॉडी खड़ी है। तो हाथ और पैर में जो हड्डी है उसको अपेंडिकुलर में लेते हैं। बाकी जो टोर्सो है ये आता है एक्सियल में। एक्चुअली में देखिए यहाँ पर ब्रेन है। ब्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत नाजुक अंग है। तो इसको सेव करने के लिए एक कवर बॉक्स, बढ़िया सुरक्षा गार्ड दे दिया गया है, स्कल। तो बोन कहाँ है? अपर साइड में है बस। बोन के अपर में स्किन है, बाकी जो ऑर्गन है बोन के अंदर है। यहाँ पे मसल्स वगैरह, यहाँ का जो हाथ का बोन है वो एकदम सेंटर में है, लेकिन यहाँ के सेंटर में क्या है, ब्रेन है। इसी तरीके से यहाँ पर
एक्सियल यानी कि बाहर का बोन, ये रीप केस, तो रीप केस जो है एक्सियल में आता है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स और हार्ट को। लंग्स और हार्ट में हल्का सा भी चोट लगने से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए कुदरत ने वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बना के दिया है, जिसके अंदर में ये जो महत्वपूर्ण अंग है वो सेफ रहे। तो स्केलेटल सिस्टम को हमने बता दिया था। इसके बाद हम लोग आ गए थे नर्वस सिस्टम को भी हम लोगों ने समझ दिया था कि किस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, किस तरह से हमारा मोटर नर्व और सेंसरी नर्व का क्या वर्किंग है, वो सारा हमने बता दिया था। इसके आगे हम लोग आ गए थे अ, हम्म, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी पार्ट मैंने बताए थे कि एक एक जो नर्व है निकल के हर एक ऑर्गन को से जुड़ी हुई है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है बॉडी की सेंस को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। तो अब जो है हम लोग आ गए थे एंडोक्राइन पे। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा है, इसमें 7 ग्लैंड बड़े महत्वपूर्ण है। ग्लैंड ग्लैंड का काम क्या, एंडोक्राइन सिस्टम जो ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड जो है एक ऐसा द्रव्य छोड़ते हो डायरेक्ट ब्लड के अंदर में मिल जाता है, जिसे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो सीधा ब्लड में जो हमारे ग्लैंड्स है वो छोड़ देती हैं हेल्प के लिए। और इन 7 ग्लैंड्स का एक मास्टर ग्लैंड होता है, इनका मालिक वो हाइपोथैलेमस। 7 ग्लैंड कौन कौन से है, एक हो गया पिनियल, आप लोग उसे लिखाया नहीं गया, लिख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ पिनियल, सेकंड इज द पिट्यूटरी। पिनियल को यहाँ पे सहस्त्रार चक्रा से जुड़ा हुआ है। ये जो ग्लैंड है हमारे चक्रों से जुड़े हुए हैं। तो सहस्त्रार चक्रा पे या क्राउन चक्रा जिसको बोलते हैं, क्राउन चक्रा पे अगर हम ट्रीटमेंट करते हो तो एक तरीके से हम पिनियल ग्लैंड पे ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको आज्ञा चक्र बोला जाता है और इसको थर्ड आई चक्रा बोलते हैं। इसके बाद एक ग्लैंड यहाँ पर आता है, थायराइड ग्लैंड, और इसको चक्रा में विशुद्धि चक्र बोलते हैं, थ्रोट चक्रा। इसके आगे यहाँ पर आता है अनाहत चक्र, इसको हार्ट चक्र भी बोलते हैं। यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, इसका नाम है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड के बाद आता है हमारा नीचे पेनक्रियास। थाइमस ग्लैंड के बाद आता है पेनक्रियास। यहाँ पे मूलाधार चक्र जुड़ा हुआ है, सोलर प्लेक्सस चक्र इसको बोलते हैं, यहाँ पे मूलाधार चक्र जुड़ा हुआ है, पेनक्रियास है। पेनक्रियास के नीचे जाते हैं तो आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र, या सेक्सुअल चक्र भी उसको बोलते हैं, स्वादिष्टान चक्र। और यहाँ पर जो हमारा ये जुड़ा हुआ होता है, हमारे बैक साइड में किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, उसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड आप लोग लिख सकते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के बाद नीचे आते हैं हम लोग तो मूलाधार चक्र, या यहाँ पर जो ग्लैंड होती है वो गोनैड्स और ओवरीज, और ये जुड़ा हुआ इससे भी है, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी जुड़ा हुआ होता है। ये सारा एक कंबाइन में आ जाता है, इन्हीं के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जो मेन यहाँ का ग्लैंड माना जाता है इसके अकॉर्डिंग, वो ओवरीज एंड गोनैड्स। तो इस तरीके से 7 ग्लैंड्स हो गए। इन ग्लैंड्स का जो है ये क्या है, एक फैक्ट्री मान लेते हैं। तो फैक्ट्री के अंदर में सब कर्मचारी हैं, सबको एक एक जिम्मा मिला हुआ है कि आप ये डिपार्टमेंट देखोगे, आप वो डिपार्टमेंट देखोगे। लेकिन सभी कर्मचारी के ऊपर एक हेड कर्मचारी रखा जाता है, उसको कहते हैं मैनेजर। वो सबको मैनेज करता है। तो यहाँ पर जो मैनेजर का रोल अदा कर रहा है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आ, होना सिस्टम हो गया। तो मालिक जो मतलब वो यहाँ पे मैनेजर हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मालिक है वो है हाइपोथैलेमस।
जो इस पूरे बॉडी का मालिक एक ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड की जिसकी आ, क्या बोलते हैं, खुराक, अगर खुराक बोला जाए तो उसकी खुराक होती है, 1 मिनट प्लीज, कोई काम है बताइए। अंकल आए हैं तो उनको ऊपर भेज दो, यहाँ पे आ जाए, बुला लो। बैठिए सर, चालू क्लास। तो सॉरी डिस्टर्ब कर दिया मैंने, ठीक आ रहा है, ओके। तो हमने बताया यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो मालिक है, अब इसकी खुराक क्या है, नींद। नींद इसका सबसे बड़ा खुराक है। अगर प्रॉपर नींद मिलेगी तो मालिक सही रहेगा और पूरी फैक्ट्री सही से काम करेगी। लेकिन अगर किसी कारण से मालिक डिस्टर्ब हो गया, यानी अगर आपको ढंग से खाना पीना नहीं मिला तो तकलीफ हो जाती है। तो लाइक इसी तरीके से अगर नींद प्रॉपर नहीं हुई तो मालिक डिस्टर्ब हो जाएगा, और मालिक डिस्टर्ब हो जाएगा तो आगे मैनेजर को भी डिस्टर्ब कर देगा। उसके रॉन्ग मैसेजेस हो जाएंगे, यानी जो काम कर रहा होता है, मान लीजिए थायराइड उसके अंडर में काम कर रहा है, थायरोक्सिन प्रॉपर मात्रा में निकाल रहा है, पेनक्रियास प्रॉपर मात्रा में निकल रही है, अपना इंसुलिन निकाल रही है, आदि चीजें। लेकिन पिट्यूटरी अगर गड़बड़ हो गई, यानी मालिक ने उसे डांट दिया क्योंकि उसका दिमाग खराब हुआ, इसने मैनेजर का दिमाग खराब कर दिया, मैनेजर ने कहीं आगे रॉन्ग मैसेज दे दिया कि भाई नहीं, अब तुमको थायरोक्सिन नहीं निकालना है या ज्यादा निकाल लेना है, कब निकाल रहे हो। उसको डांट पड़ी है तो वो भी डांट लगा रहा है अपने नीचे कर्मचारियों को। अब उसने बोल दिया कि इंसुलिन निकालना बहुत ज्यादा निकाल रहे हो, कम करो। अब जो है पेनक्रियाज अपना ऑटोमेटिक अपना जो सिक्रेशन कर रही थी वो नहीं कर रही। कहने का मतलब मेरा यहाँ कि अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो जो सप्लाई लाइन है उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है। उसके डिस्टरबेंस आ जाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लग जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी हमारे ग्लैंड है, उन सबका कंट्रोलर एक तरीके से पिट्यूटरी है। तो पिट्यूटरी ठीक रहे, इसके लिए प्रॉपर नींद और खुश रहना बहुत जरूरी है। एक ग्लैंड होता है हमारा यहाँ पर, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर होता है। ये ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए बहुत जिम्मेवार होता है। लाइक उसको, उस ग्लैंड को बोला जाता है फियर या फाइट। यानी कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अब ऐसा देखिए समझिए क्या चीज है वो, बॉडी में एकदम से उत्तेजना ला देती है। एड्रिनल ग्लैंड जो है, क्रोध और उत्तेजना लाने में एड्रिनल का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे होता है उसको समझिए। मान लीजिए कोई खतरा दिखाई दे गया, कोई खतरा दिखाई दे गया, तो इंसान वहां से भागता है या उससे लड़ता है। तो फाइट और फियर मतलब फ्लाइट, डर आ गया, खतरा आ गया, खतरा को देख के या तो भाग जाओ या उससे मुकाबला करो। तो ये दोनों काम करवाता है एड्रिनल। लाइक जैसे कि एग्जांपल हम लोग बोला जाता है, मान लीजिए किसी का घुटना बहुत खराब है। ये एग्जांपल हम लोग ऑफलाइन क्लास में ज्यादा दिया करते थे, क्योंकि क्लास के अंदर ज्यादातर बुजुर्ग लोग भी आते हैं जिनके घुटने की तकलीफ ज्यादा है। सेमिनार के अंदर में काफी लोग ऐसे बैठे हुए होते हैं, तो वहां पे एग्जांपल दिया जाता है इस तरह से। मान लीजिए कि इनके घुटने में तकलीफ है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन खतरा आ जाए, यहीं पर करंट फैल जाए या फिर यहीं पर एक सांप दिखाई दे जाए, तो सब भागेंगे। तो सबसे तेज भागने वाले में कौन इंसान होगा, वो इंसान जिसका घुटना काम नहीं कर रहा था, जो चलने के लिए तो बस ऐसे चल रहा था, लेकिन उस खतरे को देख के एकदम फास्ट फॉरवर्ड भाग जाता है। तो उस समय उसका घुटना ठीक कर देती है। कौन कर रहा है, ये एड्रिनल ग्लैंड। एक मूवी आई थी, साउथ की मूवी थी, हीरो थे रामचरण, या नहीं नहीं सॉरी, रामचरण नहीं, साउथ के, मद्रास के थे, राम नाम था। अ, जिन्होंने अपरिचित फिल्म बना रखी तो उनकी फिल्म थी, इसमें उनका डबल रोल था। उसमें एक चीज दिखाया गया था उस फिल्म के अंदर फंक्शन,
कि उसने एक प्रोडक्ट बनाया था जिसको किसी भी इंसान को, कमजोर से कमजोर इंसान के अंदर में वो दवा दे दो तो उसके अंदर में इतना जान आ जाता है कि वो 10 आदमी का मुकाबला कर सकता है। यानी कि वो दवा बेसिकली इस एड्रिनल ग्लैंड को बहुत तेज एक्टिवेट कर देती थी, जिसके अंदर में फुल पावर बॉडी के अंदर आ जाता था। एकदम बूढ़ा इंसान 10 जवानों को फेल कर सकता था। वो उसमें दिखाया गया था। तो सारा खेल वो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर में होता है, उत्तेजना लाने वाली ग्लैंड होती है। तो वही बताता है कि फियर या फ्लाइट। मान लो कहीं बहुत तेजी से दौड़ के नाला क्रॉस करना है, तो वो नाला क्रॉस कराने में उस समय वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और आपको पूरा पार करा देता है। लेकिन जरा भी संशय आया तो आप नाले में डूब जाएंगे। तो इस तरह हो गया आपका एड्रिनल ग्लैंड। और पेनक्रियास, पेनक्रियास की बात करें तो जो जिम्मेवार है आज की समय की सबसे बड़ी बीमारी डायबिटीज की, डायबिटीज के लिए तो पेनक्रियास का दो दो रोल होता है। एक वो डाइजेस्टिव जूस निकालती है और दूसरा इंसुलिन निकालती है। इंसुलिन ही है, देखिए आगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम पे होगा तो बताऊंगा। चलो यहीं से बताना स्टार्ट करता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाते हैं, क्योंकि ये सारा जो बीमारी है डायबिटीज, इस बीमारी को क्या बोला जाता है? मोटापा और डायबिटीज, ये इस चीज से दुनिया परेशान है इस वक्त। इसके कारण बहुत सारे जिम्स खुल रहे हैं, लोग जाके जिम में वर्कआउट करके पसीना बहा रहे हैं। और ये डायबिटीज एक महामारी बन चुकी है, मोटापा और डायबिटीज। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, जस्ट ओनली फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज को बोला जाता है। यानी कि हमारे खान पान पे डिपेंड करता है, खान पान पे डिपेंड करता है। देखिए मीठा खाने से डायबिटीज होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोटापा जरूर होगा। क्योंकि मीठा में कैलोरीज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मीठा के अंदर कैलोरीज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा मीठा मोटापा देता है। लेकिन यही मजदूर अगर ज्यादा मीठा खाते हैं, मजदूर जो काफी मेहनत कर रहे होते हैं, उनकी कैलोरीज हमेशा बर्न होती है बहुत ज्यादा, वो मीठा खाए उनके लिए बेनिफिशियर है। तो मजदूर वगैरह जो मीठा खाते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियर है, क्योंकि वो उतनी मेहनत करके अपनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं। लेकिन आम इंसान ज्यादा मीठा खाता है तो फिर वो फैट में कन्वर्ट होती है। मीठा जो है फैट में कन्वर्ट होती है। कैसे होती है अभी हम लोग समझ, जब डाइजेस्टिव को समझेंगे तो वहां बताऊंगा मैं कि कैसे जो मीठा खाने से शुगर बढ़े ना बढ़े, लेकिन फैट जरूर बढ़ता है। अब शुगर कैसे बढ़ता है उस पर आते हैं। डायबिटीज कैसे बढ़ती है? डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम जो है हमारा पेनक्रियास करते हैं। पेनक्रियास का काम है इंसुलिन निकालना। हमारी बॉडी जो बनी हुई है सेल्स से बनी हुई है। लेकिन आप लोग जरा यहाँ देखते हैं, एक मिनट में आप लोगों को चीज दिखाता हूँ। सेल पे चलते हैं। ये हमारा सेल है। एक जो छोटा सा होता है ना, अगर खोदेंगे तो जब ब्लड लिया जाता है, ब्लड लेके उसको जांच करने के लिए ब्लड ली जाती है, तो उसको लेके उनको एक शीशे के ऊपर ऐसे रगड़ दिया जाता है और उसको फिर माइक्रोस्कोप में डाल के देखा जाता है। तो बहुत जूम करके फिर पहुंचते हैं वहां पर। ये सेल नंगी आंखों से दिखने नहीं दिखाई देता ये, जब उससे माइक्रो से देखते हैं तब ये दिखता है। तो इसके अंदर में हजारों करोड़ों अरबों सेल हमारे बॉडी में है। उन सेल के अंदर ये चीजें होती हैं। ये है हमारा सेल का मेन पार्ट, निकोलस, डीएनए। निकोलस है ये। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं
ये जेली टाइप का सिस्टम होता है निकोलस। इसके बाद इसके अंदर में जो सेल होती है, सेल को खुराक चाहिए होता है। खुराक में क्या है? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन दोनों चीज साथ साथ में इसको चाहिए। खुराक इसकी जो है ग्लूकोज, ग्लूकोज चाहिए डेवलप करने के लिए। और सेल को बिगटन मतलब एक सेल, कई सेल बनती जाती है और ये बॉडी बनती है। एक सेल होता है। जब हमारा जीवन बरतता है, फीमेल से एक सेल आता है, ओवम सेल। उस एवं ओवम सेल के अंदर में जब हमारा जो मेल से जाता है स्पर्म, वो उसको फोड़ता है और फिर वो एक सेल विघटन होता है, उससे कई सेल बनते हैं। तो सेल को ज्यादा बनाने का जो रोल अदा करता है वो ये है, इसको कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कॉपी करती है, फटाफट कॉपी कर देती है। यही क्रोमोसोम हमें दोबारा सेल बना देते हैं। लाइक जैसे इसको ऐसे समझिए कि जब ब्लड निकालते हैं, ब्लड निकालते हैं, जैसा लगा दिया कोई भी चीज हो, आपको कभी ब्लड निकाला गया तो उसके बाद वहां पे थोड़ी देर के दबाव दे दिया जाता है। अगर दबाव आप नहीं देते हो, डायरेक्ट निकाल दो, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा और बड़ी तेजी से निकलेगा। लेकिन उसको जब इस पॉइंट को फिर दबा दिया जाता है 2 सेकंड के लिए, इसी 2 सेकंड के अंदर में वहां पर ये जो क्रोमोसोम है कई सारे सेल डेवलप करके उसको बंद कर देता है। तो लीकेज बंद हो जाती है वहां से। ये क्रोमोसोम डीएनए के अंदर में होता है। क्रोमोसोम ये फटाफट कॉपी तैयार करता है। कोरोना की जब चली आ गई तो ये फटाफट कोरोना की कॉपी तैयार कर रहा था। कोई भी सेल होती है, सेल को डेवलप करने में, दोबारा कॉपी बनाने में इसका बड़ा रोल होता है। लेकिन यही क्रोमोसोम नहीं होता है न्यूरॉन सेल के अंदर। यानी जो ब्रेन का सेल होता है, ब्रेन के जो सेल है, न्यूरॉन सेल लंबे होते हैं, बाकी सेल गोल होते हैं, न्यूरॉन सेल लंबा होता है, उसमें एक टेल बनी होती है। एक मेन बॉडी होती है, फिर टेल होता है, फिर मेन बॉडी होती है, इस तरह से जुड़े रहते हैं। न्यूरॉन सेल के अंदर में ये चीज नहीं पाई जाती है, क्रोमोसोम, जिसके कारण वहां पर कोई चीज डेवलप मतलब दोबारा से नहीं हो सकती, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ लोग की दोबारा से एक्टिविटी हो जाती है। तो मैं इसको नहीं मानूंगा कि ये जो धारणा मेडिकल साइंस ने बोला हुआ है इसके अंदर में नहीं होता है। लेकिन कोई एक टेक्निक होती है सर, वो ये भी हो सकता है कि ऑस्टो राइट नहीं होती है, वो प्लास्टिसिटी बढ़ा के उसमें डेवलप किया जाता है, राइट। तो उसके अंदर में ये चीज क्रोमोसोम नहीं होता है न्यूरॉन सेल के अंदर में। बाकी सेल के अंदर में क्रोमोसोम होता है जो फटाफट कॉपी कर देता है। तो ये होती है सेल। और सेल की जो मेन खुराक है मैंने क्या बताया? ग्लूकोज। ये होता है ग्लूकोज, बॉडी में आता है ग्लूकोज, हर एक सेल को चाहिए। ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ग्लूकोज मिलेगा तो वो हेल्दी रहेंगे, एनर्जी एनर्जेटिक रहेंगे सेल। अगर उनको ग्लूकोज नहीं मिला तो वो मरने लगे, कमजोर पड़ जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो डायबिटीज वालों को कहानी क्या होती है कि उनको जो प्रॉपर एनर्जी है, जो उन्होंने हमने खाना खाया है, इनटेक किया कैलोरीज, वो इस सेल के पास नहीं पहुंच पाती है। चलो बैठ सकते हैं। तो वो सेल के पास नहीं पहुंच पाती है, तो सेल के पास वो एनर्जी लेके जाने का काम करता है इंसुलिन। हमने जो कुछ भी खाना खाया उससे एक एनर्जी मिली, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तो वो ग्लूकोज चाहिए सेल को, लेकिन वो डायरेक्ट सेल में नहीं जा सकती जब तक उसमें इंसुलिन ना मिले। तो इंसुलिन जब मिल जाता है, इंसुलिन उसको सेल में पहुंचा देती है और एनर्जेटिक हो जाती है। तो डायबिटीज की बीमारी बेसिकली क्या है? जो एनर्जी हमने खाना खाया वो एनर्जी हमारे सेल को नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि पेनक्रियास प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा, वो
जो है इंसुलिन बॉडी को नहीं दे रहा है, जो एनर्जी आई थी, जो ग्लूकोज आया होता, जो एनर्जी आई थी वो हमारे सेल तक नहीं पहुंच रही है। तो अगर पेनक्रियास नहीं निकाल रहा तो ऊपर से इंसुलिन लिया जाता है, या फिर जो दवा के तौर पे वो इंसुलिन लिया जाता है, वो हमारे सेल तक पहुंचाते हैं, तो हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। अगर वो ना पहुंचे तो हम एकदम से झुल हो जाएंगे। अगर इंसुलिन बॉडी से ना निकले प्रॉपर तो हम झुल हो जाएंगे, शुगर लेवल बढ़ेगा, और वो शुगर लेवल मतलब क्या, चिपचिपापन कहीं भी जाएगा, हर जगह को डैमेज करेगा। तो ये रहा, मैंने आपको एंडोक्राइन का सिस्टम समझा दिया, क्या वो निकालती हैं। अब आते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आज के लिए बोला था, आज आप लोग देख पाएंगे कि हमारी बॉडी के अंदर में क्या है, फैक्ट्री है, और हमारा मशीन है, पंप है। हार्ट क्या होता है, उस दिन बताया था किस तरीके से हार्ट काम करता है, कि कोई भी इंसान लगातार काम करेगा तो थक जाएगा, फिर वो फेल हो जाएगा। रेस्ट बहुत जरूरी है, और हमारा हार्ट हमेशा काम कर रहा है। जस्ट टुल्लू पंप मोटर, आपके घर में भी मोटर लगा हुआ, पंप पानी चढ़ा रही है टंकी में, अगर वो लगातार आप चलाते रहो तो जल के फूक जाएगी मोटर, उसको रेस्ट चाहिए। तो हमारा जो हार्ट है वो हमेशा काम कर रहा है, लेकिन काम कर रहा है, काम के साथ आराम भी करता है। वो मैंने उस दिन आपको बताया था कि किस तरीके से वो आराम करता है। जैसे एक मजदूर होते हैं, एक बिल्डिंग के ऊपर में सामान लेके जाना होता है, वो मान लो उनके कंक्रीट बना दिया, और ऊपर छत की ढलाई हो रही है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए क्या काम होता है, 10 मजदूर खड़े हो जाते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर 10-15 कदम की दूरी जो है वहां तक एक बंदा लिया, वो ले जाकर दूसरे के सर पे डाल दिया, और वहां से फिर रिटर्न आया। तो इस दरमियान में जब वो जा रहा है भार लेके तब तो काम कर रहा है, लेकिन जब वो रिटर्न आ रहा है तो रिटर्न आते हुए थोड़ी उसको राहत मिल जाती है, यानी कि थोड़ा सा रेस्ट उसको मिल जाता है रिटर्न आते वक्त। तो इसी दम पे वो लगातार काम करते रहते हैं। तो इसी तरीके से हार्ट भी 0.3 सेकेंड वर्क करती है, 0.5 सेकेंड जो है रेस्ट करती है। तो इस तरीके से टोटल 0.8 सेकेंड जो के अंदर में एक पल्स तैयार होता है, एक बार जो उसने पंप किया और दूसरा रेस्ट किया, तो दोनों मिला के एक धड़कन बनती है। इस तरीके से सेकंड 0.8 सेकेंड में एक धड़कन तैयार होती है, और 60 सेकंड के अंदर में यानी 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है सही तरीके से। अब इसमें अप डाउन हो रहा है तो थोड़ा हाइपर एक्टिव या हाइपो एक्टिव माना जाएगा, कि हार्ट की हार्ट बीट कितनी हो रही है, हाइपर हो रहा है, हाइपो हो रही है। तो वहां हम लोग पहुंच गए थे। अब जो हम लोग अब सिस्टम समझेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने बताया कि हमारे यहाँ पर केमिकल फैक्ट्री, शमशान भूमि, हमारी सेना, शमशान भूमि हमारी बॉडी में हो सकती है क्या, शमशान भूमि, वैद जी मालूम है आपको, शमशान, शमशान भूमि हमारे बॉडी के अंदर में शमशान भूमि है। लाइक देखिए, समाज में इंसान रहता है, समाज के अंदर इंसान रहता है, लोग पैदा हो रहे हैं और उसमें मर भी जाते हैं। अगर लोग सिर्फ पैदा ही होते रहते, मरते नहीं, यार मान लो मर गए, शमशान भूमि नहीं होता, तो क्या हाल होता, सोच के देखिए। इतनी दुर्गंध, इतनी बदबू, और इतने लोग मरते कि जिसका ठिकाना नहीं है। हॉस्पिटल से ज्यादा शमशान भूमि की आवश्यकता, यानी कि एक इंसान अगर मतलब मर गया, तो जब वो रह जाएगा आसपास के सैकड़ों लोगों को मार डालेगा, उसमें विषाणु पैदा हो जाएंगे, वो एनवायरमेंट में फैलेंगे और लोगों को बीमार करके अपने साथ ले जाएगा। तो इसलिए उसका दाह संस्कार करना, उसको वहां से हटाना बहुत जरूरी होता है। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल बनते हैं, और ये सेल मरते भी रहते हैं। तो इन सेल को एक कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर दिया जाता है। तो कब्रिस्तान है हमारे शरीर के अंदर में। कुछ लोगों को मालूम है कब्रिस्तान के बारे में।
तो टॉक्सिसिटी जो होती है बॉडी की, वो तो टॉक्सिसिटी होती है, वो कब्रिस्तान थोड़ी है। वो टॉक्सिसिटी, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं तभी तो बॉडी रिपेयर होती है, सेल नए लेवल नए बनते हैं राइट। उससे। Spleen is graveyard. अपेंडिक्स। अपेंडिक्स Spleen is graveyard. नहीं, बॉडी में एक स्थान है, एक ऑर्गन है जो कि शमशान का रोल अदा करती है, उसका नाम है स्प्लीन, तिल्ली। Spleen is graveyard. स्प्लीन जो है वो डेड सेल को दफन कर देती है, और दफन करके उसको फिर रिसाइकिल कर देती है। दफन करके मतलब अभी जैसे कोई चीज वेस्टेज मटेरियल है, फैक्ट्री में आपने डाला, खराब हो चुका है, वो वहां जाता है, वहां पे उसको स्क्रैप करके उसको रिसाइकलिंग के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो ये जो ब्लड सेल होते हैं वो मर गए, तो उसको स्प्लीन लेके उसको दफन कर देते, दफन करके उससे एक चीज तैयार करते हैं, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस, और वो भेजती है लीवर को। Mhm. लीवर को पित्त बनाने में, यानी कि डाइजेस्टिव जूस बनाने में मदद करती है जो स्प्लीन। यहां से उसने उसको भेज दिया। रेड डेड ब्लड, जो ब्लड सेल डेड हो गए थे, उन्हीं को पीस के उसने वो केमिकल तैयार कर दिया, लीवर को भेज दिया, जो कि डाइजेस्टिव में मदद करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग अपने इस लाइन में हैं तो इसमें स्प्लीन को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। देखने के लिए बहुत मामूली, कोई इसके साथ ध्यान देता नहीं, जबकि स्प्लीन हमारी जो सेना है, WBC, बॉडी की सेना, जो भी कोई बाहर का दुश्मन आएगा तो उसको फाइट करने के लिए कुदरत ने दे रखा है हथियार, कि बाहर का कोई व्यक्ति आया तो उसको तू फाइट करेगा, उसको मारेगा, लड़ाई करेगा, तलवार ढाल दे रखा है। तो हमारी सेना है, वो रहती है स्प्लिन में। जैसे नाभि मेन होता है, उसको डॉक्टर कोई मानता ही नहीं है। हाँ, नाभि मेन हाँ, होता है। उसको कोई मानता ही नहीं है, जबकि मेन चीज होता है। मेन चीज होता है, वहीं से बच्चों को फीड हाँ, मिलती है। सब। राइट। तो यहां से क्या हुआ, स्प्लीन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग आते हैं खान पान पे, देख लेते हैं। और केमिकल फैक्ट्री जो है वो है लीवर। लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है, वो ग्लैंड भी है और ऑर्गन भी है। लीवर एक ऐसा चीज है जो ग्लैंड भी कहलाता है और ऑर्गन भी कहलाता है। बाकी सब ऑर्गन है, या तो ऑर्गन है ग्लैंड है, लेकिन लीवर जो है ग्लैंड में भी आता है और ऑर्गन में भी आता है। अब आते हैं, लीवर को बोला जाता है हमारे बॉडी की केमिकल फैक्ट्री। अब केमिकल की बात ले लें, तो केमिकल कहाँ से आ गया। आप जब ब्लड रिपोर्ट कराते हो तो उसी के अंदर में आता है ना कि फला केमिकल कम है, फला केमिकल ज्यादा है। तो ये केमिकल ज्यादा कम हुआ तो कहाँ से हुआ, या बॉडी में आया कहाँ से, या बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो उसको पूरा करती है। ये कितने पे था, ये राइट में दिखाई दे रहा है। 28। अरे तो बढ़ाओ, 28 पे है। 24 पे कर देता हूँ, हाँ, एक और मौका। हो गया। चलो ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है। तो कहाँ था मैं, केमिकल फैक्ट्री। तो लीवर हमारी जो है केमिकल फैक्ट्री है, जस्ट ये वाला सबसे बड़ा ऑर्गन, जो हमारे डाइजेस्ट का काम करता है और जरूरत की जितनी भी चीजें हैं वो पूरा करती है। तो लीवर हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका एक टाइम होता है जिसमें एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उस टाइम पे रात को 1 से 3। और उसका साथी ऑर्गन है गॉल ब्लैडर, जिसका टाइमिंग माना जाता है, इसमें एनर्जी होती है 11 से लेके 1, यानी 11 to 1 एंड 1 to 3। ये जो 4 घंटा है, ये 4 घंटा इंसान को सोना बहुत जरूरी है। इसी टाइम पर अगर सोते हैं तो बॉडी अपने आप को पूरी तरह से रिपेयर कर लेती है।
बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है वो लीवर पूरा कर लेती है। बस उसको तसल्ली से, इस समय आप डिस्टर्ब फ्री नींद अगर लेते हैं तो बॉडी खुद ही हील कर देती है। तो आते हैं फैक्ट्री पे। लीवर बहुत बड़ी फैक्ट्री है हमारी, इसके अंदर यही गोदाम भी है, साथ साथ ये गोदाम भी इसके अंदर है। कोई भी चीज एक्स्ट्रा, यानी कि आपके घर में कोई भी चीज एक्स्ट्रा हो गई तो आप लोग क्या करते हो, स्टोर रूम में उसको जमा कर देते हो, चलो आज नहीं कोई कल काम आएगा। जब हम लोग खाना खाते हैं, हद से ज्यादा खाना खा लिया तो क्या होगा भाई, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। एग्जांपल ले लेते हैं, बॉडी को 400 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है एक दिन के अंदर में। एग्जांपल ले लेते हैं, अब 400 कैलोरी की जगह पे हमने 2000 कैलोरी ले लिया, यानी कि खूब मीठा खा लिया। बॉडी की जरूरत थी इतने की, हमने ज्यादा वर्कआउट नहीं किया तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं की, तो बॉडी 400, एग्जांपल मान लेते हैं कैलोरी, 400 कैलोरीज जो है इसका काफी अच्छा है। लेकिन हमने जो इंटेक कर लिया, खाना बहुत ज्यादा खा लिया, जिससे हमारी बॉडी में कैलोरी आ गई 2000। अब जो 600 या 1500 कैलोरीज ओवर हो गई, सॉरी, तो ये कहाँ जाएगी? ये कैलोरी डाइजेस्ट नहीं होगी, इसको क्या करेगा लीवर जो है, फैट में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर कर लेगा। लीवर अपने पास स्टोर कर लेता है, यानी कि आपने जो इंटेक एक्स्ट्रा मीठा खाया, जैसा मैंने बोला कि मीठा ज्यादा खाएंगे तो डायबिटीज हो या ना हो लेकिन मोटापा जरूर हो जाएगा। तो ज्यादा मीठा खाने से मोटापा बढ़ता है। वो क्या होता है कि हमारी बॉडी ने उसको कैलोरीज को उतना बर्न नहीं किया, उतनी आवश्यकता नहीं थी। अब एक्स्ट्रा जो हो गया तो लीवर कहती कि लाओ मेरे पास दे दो, थोड़े समय के लिए है तो चल जाएगा। आपने हमेशा नहीं खाते थे, कभी कभार मीठा ज्यादा खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने उसको आदत बना लिया, अब डेली ले रहे हो, एक दिन गोदाम भी तो भर जाएगा। गोदाम में सामान क्या होता है कि चलो भाई ठीक है, अभी रख दिया गया, जब ऑफ सीजन आए, माल नहीं आएगा तो गोदाम का माल निकाल के सप्लाई होगा। उसके लिए एक अच्छा सिस्टम हमारे बना हुआ था, फास्टिंग का। कि लोग जो व्रत त्योहार करते थे, व्रत त्योहार अगर आप करते हैं तो आज आपने व्रत कर लिया है तो बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तब गोदाम खोल के बोलता भाई कोई बात नहीं, मेरे पास तैयार है, ले जाओ माल, आपको एनर्जी में कमी नहीं होगी। वहां से कैलोरीज मिल जाएगा, लीवर उसको दे देगा। लेकिन आप व्रत उपवास नहीं कर रहे हैं और रोज मीठा खा रहे हैं तो एक्स्ट्रा कैलोरी होता जा रहा है, और होते होते वो गोदाम भर जाता है। लीवर जितना डाइजेस्ट कर रही होती है, अब सब डाइजेस्ट करना उसका, अब गोदाम पूरा ऑफ हो गया, अब उसमें जो अपना खुद का प्रोडक्शन था वो प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उसकी जगह पूरी फुल अप हो गई है। उसको प्रोडक्शन करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए थी, वो जगह भी नहीं मिल पा रही है क्योंकि उसमें स्टोरेज बहुत ज्यादा भर गया। तो ऐसे टाइम पे वो दिक्कत शुरू हो जाती है, फैटी लीवर, एक वर्ड आ जाता है फैटी लीवर। जब फैटी लीवर की बात आती है तो फैटी लीवर भी दो तरीके का होता है, अल्कोहलिक फैटी लीवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। इन दोनों में, दोनों बीमारी एकदम अलग है। फैटी लीवर कहला रहा है लेकिन दोनों एकदम अलग है। हमारे 5 एलिमेंट में अगर जाते हैं तो 5 एलिमेंट के अंदर अनुसार एक में हीट बढ़ा हुआ है और दूसरे में ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, यानी कि एक में फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, दूसरे में अर्थ एलिमेंट बढ़ा हुआ है। तो दोनों का एक ट्रीटमेंट तो पॉसिबल नहीं है। जैसे होता है कि अल्कोहलिक,
यानी कि जब आप दारू वगैरह पीते इंजॉयमेंट करते हो, वो आता है आपका फायर एलिमेंट के अंदर में, जोश ला देता है। दारू पीते ही इंसान को जोश ला देता है, वो पित्त उत्पन्न करता है एक तरीके से। उससे जो है लीवर को काटता है, एक तरीके से वो काट देता है। तो काफी तेज होती है वो धार उसकी, वो लीवर को नुकसान पहुंचाती है। लीकर यानी कि अल्कोहल। और वहीं वहीं अगर ये जब हम मीठा ज्यादा खाते हैं, फैट एक्स्ट्रा होता है, वो लीवर के अंदर भरता चला जाता है, और लीवर के अंदर में फैट भर गया। तो एक फैटी लीवर और एक, अच्छा, फैटी लीवर जो अल्कोहलिक होती है उसमें लीवर को नुकसान होता है, और जबकि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो होती है, वो लीवर नुकसान नहीं है। लीवर ठीक था, लेकिन उसका कार्यशैली को बंद कर दिया गया, उसको इतना ज्यादा भर दिया माल, मोटापा, क्योंकि वो फिर आगे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो और फैट बढ़ता जाएगा बॉडी के अंदर में। जहां पे नॉर्मली 400-500 कैलोरी बर्न होती थी, अब जो है गोदाम पूरी तरह भर जाने की वजह से अब वो 200-300 कैलोरी भी बर्न नहीं कर पाएगा, तो मोटापा बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है मोटापे को कंट्रोल करने के लिए ऑटोफिजी। ऑटोफिजी एक वर्ड आता है, और नई रिसर्च में पता चला है कि भाई कैंसर कोई इलाज नहीं है, और कैंसर का एकमात्र इलाज है, तो वो है ऑटोफिजी। और तब पता चलता कि हमारे जो पूर्वज व्रत उपवास को इतनी महत्वता देते थे, आज जन्माष्टमी, आज वो है, अरे भगवान है कि नहीं पता नहीं, वो एक एनर्जी है, बस यही है इस नाम पे। हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखना, यानी कि व्रत कर लेते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, यही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। तो शरीर को स्वस्थ रखना, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये जो है समय समय पे फास्टिंग बहुत जरूरी है। फास्टिंग जो होता है, इससे हमारा लीवर को रेस्ट मिल जाती है, वो अच्छे से काम करने के काबिल हो जाती है। हमने खाना नहीं खाया तो लीवर में जो भी स्टोरेज थोड़ी थी, वो वहां से हट रही है, तो जगह बन गई। लाइक इसको ऐसे समझिए, आपने खूब खाना खा लिया, पेट भर गया, और डकार भी नहीं ली जा रही है। यानी ये मिक्सी एक है, मिक्सी में आपने पूरा मसाला भर दिया उसको पीसने के लिए, इतना मिक्सी भर दिया, लेकिन वो चल ही नहीं पा रहा है, घूं घूं कर रहा है, उसको जगह नहीं मिल रही है। वो आप थोड़ी जगह अगर क्रिएट कर देते, उसमें थोड़ा सामान निकाल ले, तो थोड़ी जगह बन गई, तब वो घूमने लग जाएगी, उसको पीस के जगह पूरा बना देगी। तो अभी हम खाना भरपेट बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ओवर पेट कर लेते हैं, पूरा फुल कर लेते हैं, डकार ही नहीं आ पाती है, तो पेट संडमंड रहेगा, फूला रहेगा, हालत खराब हो जाएगी। तो जब भी कहा गया कि खाना खाइए तो थोड़ी जगह रहनी चाहिए, ताकि जो पेट जो है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसको मेल्ट कर सके। ये सब कुछ है, मिक्सी नहीं चल पा रही है, क्योंकि आपने इतना भर दिया, मिक्सी रन ही नहीं कर पा रही है। तो वो वाली कहानी। इसी तरीके से ओवर लीवर पे ज्यादा लोड पड़ पड़ के वो फुल हो जाता है, तब उसकी वर्किंग डिफिशिएंट हो जाती है। तो इन सब चीजों से पार पाने के लिए सबसे बढ़िया चीज है ऑटोफिजी। अब ऑटोफिजी क्या होता है आप लोगों को पता है? ऑटोफिजी सर ऑटो यस मतलब सर। खुद, और फेजी यानी खाना, तो खुद को ही खाना मतलब सेल्स। हाँ, सेल। ऐसा बोला जाता है कि 16 आवर्स तक, 16 घंटे तक अगर हम कुछ नहीं खाते हैं, तो हमारे बॉडी के जो सेल हैं, वो, उन्हें खुराक तो चाहिए, तो फिर वो अपने ही सेल को खाने लग जाते हैं। यानी कि जो फैट सेल होती है, उसी के अंदर में ये आपका एनर्जी है। एनर्जी मतलब ग्लूकोज, ये ग्लूकोज से बना है। जो फैट बना हुआ है, मीठा खाने की वजह से बना था, तो ये इस फैट को खाने स्टार्ट कर देती है, तो वहां पर फैट हल्का रिड्यूस होने लगता है। तो जो भी खान पान है, अगर आप 20 घंटे के बाद खाना खाते हो, यानी कि एक टाइम खाना खाना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका ऑटोफिजी वर्किंग करना शुरू कर देगा, और बॉडी में एक बैक्टीरिया
बहुत फायदेमंद होता है, कॉल गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया को एक्टिवेट कर लीजिए, वो शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ करेगा, एनर्जेटिक रखेगा। तो गट बैक्टीरिया एक्टिवेट कैसे होता है? नाम आप लोगों ने सुना गट बैक्टीरिया के बारे में? हमारे बड़ी आंत के अंदर में बैक्टीरिया होती है। जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, मान लो हमने खाना खाया, चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं पहले। हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलती है? मान लो हम, आप देखेंगे कि जब वीकनेस आ जाता है या हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो ग्लूकोज दिया जाता है, या बहुत कमजोरी फील हो रही है तो ग्लूकोज पीने की सलाह दी जाती है। ग्लूकोज पी लेंगे तो एनर्जी आ जाएगी। तो ग्लूकोज क्या होता है? वही हमारे सेल को जरूरत होती है ग्लूकोज की, जो इंसुलिन लेके पहुंचाती है। अब बॉडी में हम लोग जब खाना खाते हैं यहां से, उसी के द्वारा मिल रहा होता है ग्लूकोज। हमने चपाती खाया या राइस लिया, कुछ भी लिया, तो उसके थ्रू हमें ये ग्लूकोज मिल जाता है, क्योंकि वो कार्ब होता है। कार्ब भी कन्वर्ट होकर ग्लूकोज मिलता है। तो देखिए, यहां से हम खाना जब खा रहे हैं, जब हम लोग कोई भी भोजन लेते हैं, इसमें मुख्यतः तीन चार चीजें पाई जाती है। बेसिकली जो फूड हम लोग इंटेक करते हैं उसमें तीन चीज तो मुख्य रूप से है, जो हमें शरीर को जरूरत पड़ती है। वो कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके तीन चीजों में कन्वर्ट हो, चाहे हम लोग पकौड़े खाए, दाल राइस खाए, कुछ भी खाए, ये आगे जाके बॉडी में जो तीन रूप में पहुंचता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है फैट। बस यही तीन चीज में कन्वर्ट होता है। और ये तीनों चीज तीन अलग अलग जगहों पे डाइजेस्ट होती है। ये तीनों चीज तीन अलग अलग जगह पे डाइजेस्ट होती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर में। ये यहां पे लिखा गया स्लाइवरी ग्लैंड। आप लोगों ने सुना होगा, एक कहावत सबने सुना होगा कि हमारे जो 32 दांत है, 32 टीथ्स है, और जब भी खाना खाएं तो इसको 32 बार चबा के खाएं। या जब पानी पीने वाली बात आती है तो पानी को घूंट घूंट पानी पिए। गड़गड़े ऐसे पीजिए, तो कैसे भी, मान मैं पानी पी रहा हूं, घूंट घूंट पीना है। मैंने देखिए ऐसे लिया बोतल से, यानी कि इतना सा पानी, आधा कप पानी में कम से कम 4 या 5 बार में अंदर लिया। कहते हैं घुट घुट पानी, जितना हम घुट घुट ले सकते हैं उतना अच्छा। और एक बार गड़गड़ ले लिया तो वो नुकसान करता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कोई बता पाएगा? या जो ये तो कहावत आपने सुना होगा कि 32 बार चबाने वाली बात आती है, 32 टाइम च्यूइंग की, वो क्यों बोला जाता है? सलाइवा मिलता है वाटर में, इसलिए गुट गुट पीने को कहा जाता है। यस, कहते हैं कि खाने को पी जाओ और पानी को खा जाओ। फूड को ड्रिंक कर लो और जो वाटर है उसको ईट कर लो। लाइक खाने को इतना च्यूइंग कीजिए कि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, उसको घुट जाइए, और जो पानी है उसको च्यूइंग करते हुए, यानी कि पानी को डायरेक्ट ना लेके उसको बार बार यही च्यूइंग करके सलाइवा मिक्स कर करके खा जाइए। तो सारा खेल ये बोला जाता है कि सलाइवा मिक्स करना। ये स्लाइवरी ग्लैंड से यहां पर डाइजेशन होता है। जो हमने खाना खाया, इस खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ये स्लाइवरी ग्लैंड डाइजेस्ट करता है। खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है कौन? स्लाइवरी ग्लैंड। इसीलिए कहा जाता है खाने को यहीं पर खूब चबा चबा खाइए, ताकि खाने में स्लाइवा मिलाइए, वो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। अगर आपने जल्दी जल्दी खा लिया, च्यूइंग नहीं किया,
च्यूइंग नहीं किया तो यही जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन का काम था वो ये पेनक्रियास करने लग जाएगी। भाई जो चीज आया है उसको तो पास आउट करना है, आगे नहीं जाएगी बिना उसको गलाए। तो या तो यहां पे गलेगी और नहीं तो फिर यहां पे गलेगी। अब होगा क्या अगर हमने ज्यादा इसको यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड नहीं मिला, यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हुआ है खाना, तो आके पेनक्रियास डाइजेस्टिव जूस निकालेगी अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब जो है उसको इंसुलिन निकालना था, अपने आप कुछ चबा के खा लिया होता तो अब डाइजेशन का काम नहीं था, अब उसको प्रोसेसिंग का काम था। वो ग्लूकोज बन चुका था और उसको जो है सेल को भेजने का काम ये करता पेनक्रियास। लेकिन आपने चूंकि यहां का काम पूरा नहीं किया, अब ये काम इसको करना पड़ रहा है पेनक्रियास को, और पेनक्रियास का जो अपना काम था वो डिले हो गया, पास आउट हो गया। अब क्या होगा, वो काम आप करेंगे डॉक्टर से, वो आपको दवा देगा, इंसुलिन देगा, तब जाके वो जो सेल ग्लूकोज आई है आपकी बॉडी में जाएगी, सेल में जाएगी, तब आप थोड़ा एनर्जिक फील करेंगे। नहीं किया तो आप एकदम आपको कमजोर फील करेंगे। लाइक कभी दवा का डोज ज्यादा हो गया तो शुगर लेवल डाउन हो जाता है, जैसे फील करता है ठीक उसी तरह का फीलिंग आएगी। सेल में शुगर लेवल यानी कि वो नहीं पहुंचेगी तो कमजोरी आएगी। तो यही पेनक्रियास जो निकालती है इंसुलिन, वो बाहर से हम लोग लेते हैं तो जाता है सेल के अंदर में, तब हम हेल्दी रहते हैं, वही इसकी दवा होती है। तो बेसिकली शुगर कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज हो जाने के कारण शरीर वीक पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। उस कमजोरी से निपटान के लिए हमें इंसुलिन लेना होता है। वो इंसुलिन जो बॉडी की एनर्जी को फिर सेल तक पहुंचाती है, तो हमें एनर्जी मिल पाती है। तो इस तरीके से यहाँ इसका रोल होता है। अब हमने बताया है कि डाइजेशन सिस्टम में जो चीजें हैं, फैक्ट आपको भी बता दिया कि हमने खाना खाया, मीठा ज्यादा खा लिया था तो उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा हो गई। कैलोरी को, एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करती है, लीवर स्टोर करके रख लेती है। और जब जरूरत पड़ने पर, जब हम उपवास वगैरह करते हैं, जैसे उनको देखिए अन्ना हजारे जी को, खून निकाल के एकदम रहते हैं उनके पास, मतलब खा पी के फिट होके आते हैं उपवास करने से पहले। तो 8 दिन 10 दिन आराम से कर सकते हैं। शुरू में 2 3 दिन तकलीफ होती है, उसके बाद बॉडी न्यूट्रल हो जाती है, आराम से चलने लग जाता है। तो वो जो है अंदर जमा हुआ फैट है, वो एनर्जी का काम करना स्टार्ट कर देती है। जो फैट वैट रहता है वो गलता है 10 15 दिन तक, वहां से एनर्जी मिलती रहती है। वो जब खत्म हो जाएगा तब जाके तकलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस तरह से, इस तरह से मुस्लिम धर्म के अंदर में भी साल में एक बार वो भी अपना यही ऑटोफेजी को एक्टिवेट करते हैं। लाइक इसके बाद जो हमारे धर्म में 9 दिन की नवरात्रों वाला सिस्टम आता है, वो भी शरीर को पूरी तरीके से परिपक्व बनाने में काम करता है। 9 दिन का उपवास जो होता है, तो ये उपवास जो है काफी अच्छा रोल अदा करता है शरीर को फायदा करने के लिए। एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को, पांता भात, यहाँ पर बंगाल से जुड़े हुए भी लोग होंगे कुछ, मैं भी कलकत्ते का रहने वाला था। तो हमारे पड़ोस में उड़ीसा के लोग रहते थे और बड़े गरीब थे, बहुत गरीब थे। और उनके यहाँ हमेशा जब भी बात करो तो क्या है, पांता भात, क्या खा के आया है, यार दोस्त होते थे तो क्या खा के आया है, पांता भात। अब ये पांता भात क्या होती है इसको समझिए। हम लोग बड़ा बुरा मानते थे, मतलब वो बासी चावल होते थे, बासी चावल। जैसे कि आज रात को चावल बन गई, मान लो उदाहरण दिया दिन में बन गई, तो इस चावल को आधा लोग खा लेते थे, आधा फिर उठा के रख देते थे, तो पानी में डाल के रख देते थे, और अगले दिन फिर उसको खाते थे। और मैं ये मानता था, हमारे घर के लोग मान्यता ये थी सारे लोग बहुत गरीब है, एक टाइम खाना बनाते होंगे और वही वो लोग 2 बार खाते होंगे।
गरीबता के कारण। लेकिन तब हमें पता नहीं था, ये लॉजिक नहीं मालूम था, साइंस नहीं मालूम था कि वो अपने आप में वहां की एक पद्धति है और मुख्य भोजन में आता है, और दिस इज द साइंस। गरीबता के कारण नहीं, ये बहुत अच्छी चीज थी। आप पूरा सुबह शाम तक अच्छा चीज खाइए, अच्छी चीजें खाइए, और दिन में एक बार ये सिर्फ बासी चावल इस टेक्निक से जो बना बनता है वो खा लीजिए। भाई साहब इतना ज्यादा एनर्जिक फील करेंगे, जिसके सामने इसने बहुत ज्यादा खाना खाया है वो फेल है। इस खाने में यूज क्या करना होता है, चावल को भिगा के रख दिए, उसमें आप थोड़ी दही मिला दीजिए, दही मिला दीजिए, प्रोबायोटिक का काम करती है ये एक प्रोबायोटिक तैयार करता है पूरी रात के अंदर में। गुड बैक्टीरिया उसके अंदर में क्रिएट हो जाती है, जबकि जो दही, मतलब दही कई गुना ज्यादा एक्टिवेट हो गई। मतलब आप ऐसे समझ लो कि जो दही का जो बेनिफिट होता है, और वो कई ज्यादा गुना बेनिफिट उसका हो गया। चावल भी अपना इंफॉर्मेशन ले लिया, तो उसके अंदर में गुड बैक्टीरिया काफी ज्यादा मात्रा में आ गए, और जो जाके हमारे आंतों को बहुत हेल्प करते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाया, वो यहाँ पर सारे सिस्टम में, स्टमक में, जैसे कि हमने स्लाइवरी ग्लैंड में हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, स्टमक के अंदर आता है तो वहां पर प्रोटीन डाइजेस्ट होती है। स्टमक के अंदर में प्रोटीन डाइजेस्ट होती है, और जो फैट डाइजेस्ट वो लीवर से डाइजेस्ट होती है। फैट लीवर के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट यहां पर, और आपका जो है प्रोटीन स्टमक में, और फैट लीवर के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। अब ऐसा डाइजेशन का कम होने के बाद ये चले आते हैं, उसके अंदर में सब जूस मिल के वो सारा आता है प्रोसेस, डाइजेस्ट यहाँ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सारी एनर्जी इसके अंदर में है, वो जगह आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी विलेज होती है, वो पतले पतले रेसे होते हैं, वो उसके अंदर से सभी को जो एनर्जी वाले कंटेंट है उसको चूस लेती है। जो न्यूट्रिशियंस है उसको बॉडी चूस लेती है, आगे ब्लड सेल बनाने के लिए भेज देती है, एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए। अब बाकी बच गया मल, यानी कि वेस्टेज मटेरियल्स। वो अब क्या होता, पहले लिक्विड फॉर्म में थी, अब देखते हो कि किसी को डायरिया हो जाता है, इधर खाना खाया उधर भागा, तो जब उसका मोशन होता है एकदम बारीक पतला सा होता है। तो जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो उसी तरीके से पतला जूस की तरह होता है, और जहां पे इंटेस्टाइन उसमें से वो वाटर कंटेंट न्यूट्रिशन खींचती रहती है, और आगे धीरे धीरे वो सॉलिड रूप में होते हुए पहुंचती है सेमी सॉलिड रूप में बड़ी आंत के अंदर में। तो बड़ी आंत के अंदर में बहुत सारी बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया जहां भी रहेगी वो उसको गंध बचा देगी। अब जो मल आया था, यहां पर जो बैक्टीरिया है उनमें से न्यूट्रिशंस चूसने लग जाती है, लेकिन बैक्टीरिया यहां पर है तो उसमें बदबू ला देती है। तो फिर यहां पर आके वो मल बदबू में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जितनी देर इसके अंदर में मल रहेगा, बड़ी आंत के अंदर में, वो ड्राई होता जाएगा। इसकी एनर्जी ड्राइनेस एनर्जी मानी जाती है। यहां पर वो सूखती जाएगी, जितनी देर रहेगी उतनी ही सूखती जाएगी, तो वो ड्राई होती चली जाती है। इसलिए उसको 24 घंटे में एक बार पास आउट होना बहुत जरूरी होता है, वरना ज्यादा देर रहेगा तो फिर कब्ज की शिकायत हो जाएगी। और यहाँ पर हम, जैसा मैंने बोला कि दही वगैरह अगर लेते हैं तो गुड बैक्टीरिया तैयार होता है, और ये हमारी आंतों के लिए बहुत फायदेमंद है। जब हम फाइबर लेते हैं, अपने खाने में फाइबर इंटेक करते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, सब्जियां वगैरह लेते हैं, तो इन फाइबर्स की आवश्यकता पड़ती है हमारे इन बैक्टीरियाज को। अगर इनको ये फाइबर्स वगैरह नहीं लेगा आप, तो
ये गुड बैक्टीरिया अनहेल्दी हो जाएंगे और आपको बीमार करेंगे। तो इसमें इनकी आवश्यकता पड़ती है हमें खाने के अंदर में। ये जो तीन चीजें हैं ये तो लेना लेना, साथ साथ में फाइबर की मात्रा भी भरपूर लेनी चाहिए। जैसे साग सब्जियां होती है, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनमें ज्यादा मात्रा में ये चीज पाई जाती है, फाइबर, आयरन, ये सारी चीजें इसके अंदर ज्यादा पाई जाती हैं। तो ये हमारा हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्या रह गया? डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी कैसी अजीब सी है। चलो, इस सर्कुलेटरी सिस्टम तो हमने तो बता ही दिया था। तो यहां से अभी तक सबको समझ में आ गया एनाटॉमी का? यस सर। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। किसी कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर समझ में कोई बात नहीं आई हो तो। चलिए, मानते हैं किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में क्या है कि हमें थोड़ी सी आज जो है जानकारी देनी है कि हमारा ये कोर्स कैसे चलेगा, आदि चीजें, क्योंकि ये वीडियो प्रचार में जानी है। और जो इस कोर्स के ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने बोला था हमें 3 दिन का जो कोर्स का फ्री वीडियोस हमें चाहिए, और उसमें आप लास्ट में जानकारी दे दीजिए आपका कोर्स कैसे है, आदि चीजें, ताकि हमें आगे सेल करना रहेगा। तो इसके लिए उन्होंने मांग किया था, और हम बता रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं अगले 3-4 महीने में। ये क्लास लगभग 3-4 महीने होगी। तो आइए एक बार उसको देख लेते हैं, जिसमें सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। देखिए क्या क्या पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट आएगा हमारा ये रिफ्लेक्सोलॉजी। जनरली अभी मैंने देखा था, एक सेमिनार ज्वाइन किया था, 15-16 हजार रुपए के आसपास का ये वर्कशॉप, मतलब ऑनलाइन कोर्स करा रहे थे। तो हम इसको भी सिखाएंगे कैसे होता है ये एक्यूप्रेशर, जिसमें एक मानव शरीर की कल्पना की जाती है, उसके आधार पर इसका ट्रीटमेंट बनता है। लाइक इसमें कई जो जोन्स होते हैं, इन सब जोन्स की जानकारी दी जाएगी, आदि चीजें। फिर उसके हाथ में कहाँ पॉइंट्स होते हैं वो सारा बताया जाएगा। यही पुराना एक्यूप्रेशर है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। बाबा रामदेव जी बोलते हैं आंख की आई साइट बढ़ाना हो तो यहाँ पे दबाव दीजिए। तो ये वो पॉइंट है, आंख का पॉइंट, आंख का दबाव दीजिए, आदि चीजें। पुराना एक्यूप्रेशर यही रहा है। रिजल्ट मिलता है लेकिन एवरेज रिजल्ट मिलता है। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, वो ये है सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी। बहुत ही जबरदस्त चिकित्सा पद्धति है, 10 टाइम फास्ट, और बहुत अच्छे रिजल्ट। लेकिन ढंग से लोग कर ही नहीं पाते हैं। सीखने वाले इसको कोई ढंग से सिखा ही नहीं पाता है। जिन्होंने, हाँ, आईएस से, इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन के द्वारा अगर आपने कोर्स किया है तो वाकई में फिर आप सही जानते हैं। वरना जो हम लोग सिखा रहे हैं सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी, वो उतने अच्छे तरीके से आप कामयाब नहीं हो सकते। नहीं तो बहुत पावर है इसके अंदर में, मुझे तो बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है। 50% ट्रीटमेंट मैं इसी से कर देता हूँ, सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी के थ्रू पे। और इसको जो है, इसका रचयिता प्रोफेसर पार्क जियो, कोरिया के साइंटिस्ट, इन्होंने इसका इजाद किया। तो ये सारा सिस्टम जो है सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी, ये सिखाया जाएगा। हम चलते जाए इसमें, हम तो कैसे होता है। हाँ, सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी आपका ये सब सिस्टम, इसमें yin yang सिस्टम समझाया जाएगा, आदि चीजें ये सारी आती रहेंगी। ये सब क्लास में सिखाया जाएगा, कहाँ पर क्या होता है, कहाँ एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, कैसे, सारा डिटेल में ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। इसके बाद उंगली पे एक छोर पे ही पूरी बॉडी, फिर हाथ के इतने से ही पूरे शरीर का ट्रीटमेंट, ये सारा सिस्टम डिटेल से समझाया जाएगा।
इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम इस तरीके का कि जानवर को आधार बनाकर ट्रीटमेंट करना। फिर आएगा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, जो कि हमारे इसका इन्वेंट जो है भारत के व्यक्ति ने किया, श्री जेपी अग्रवाल जी, इलाहाबाद संस्थान के ये ऑनर है, हेड है। इन्होंने ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी का इजाद किया। तो अपने हिंदुस्तान से भी एक चीज नई दुनिया के नजर में आई है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद ये आता है इन यांग थ्योरी, जिसमें दुनिया हमेशा जो थेरेपिस्ट है ढंग से याद ही नहीं कर पाते कि क्या चीज है ये, इसका क्या रोल है। एज ए स्टूडेंट रहते हुए भी मेरे सामने ये वर्ड आया था, कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा था। सामने वाला जो टीचर थे वो इसको डिस्क्राइब ही नहीं कर पाए, क्योंकि खुद उन्हें ही नहीं पता था। और मैंने पाया हुआ ज्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो इसको डिकोड कर दिया। जब डिकोड कर दिया तो ये सारा सिस्टम आसान हो गया। वही डिकोड करके बताऊंगा। डिकोड क्या मतलब, ये इन यांग कॉन्सेप्ट वहां बोलते हैं, और यहाँ पर अगर हम कहें तो अर्धनारीश्वर रूप, यानी कि हमारी बॉडी जो बनी है, हर बॉडी में ये तत्व मौजूद है, एक फीमेल एनर्जी, एक मेल एनर्जी। तो इसी तरह से तो उसमें भी यही होता है, इन यांग, एक मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी होती है, सिक्के के दो पहलू। ये वही। इसके बाद आते हैं हम लोग 5 एलिमेंट थ्योरी पे। ये जो एडवांस लेवल का मेन बेस है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। तो यही 5 तत्वों वाले कॉन्सेप्ट पे मैं बहुत फोकस करता हूँ, सारा डिटेल से सिखाता हूँ। 5 एलिमेंट, कैसे 5 एलिमेंट एक दूसरे को पैदा करते हैं, कैसे एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। इसका एंटी सबजुगेटर लॉ भी सिखाया गया है। सबजुगेटर लॉ, क्रिएटिव सर्कल, सबजुगेटेड सर्कल और एंटी सबजुगेटेड सर्कल, वो सारा हो जाता है। इसके बाद 5 एलिमेंट थ्योरी में क्या क्या चीजें होती हैं, उनका हमारे इमोशन से क्या संबंध है, ठीक है। उसके अंदर में एक्टिविटी, कोई इंसान अगर एक्टिविटी कर रहा है, किस तरह की एक्टिविटी है, टेस्ट वगैरह, एंगर, मूवमेंट, एज, कई चीजें हैं। यहाँ पे ऐसे एग्जांपल लिया गया है, लाइक इस तरीके से। और मैंने इसकी वीडियो भी ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप वहां देख सकते हैं कि किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ सारा, जिसमें सिर्फ हमने ये दो वाला पार्ट डिस्क्राइब किया, बाकी वाले पार्ट्स नहीं डिस्क्राइब है। तो ओपन में ये दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं। इसके बाद वात पित्त कफ, कैसे वात पित्त कफ का कॉन्सेप्ट हमारे इस कॉन्सेप्ट से मिला हुआ है, वो भी बताया हुआ है इसके अंदर में। वात के कफ में 3 चीज दिखाई देती है यहाँ पे, ये 5 एलिमेंट से मिलकर वात पित्त कफ बनता है, वो सारा डिटेल में सिखाया गया है। इसके बाद हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे जो ऑर्गन है, इनको भी 5 एलिमेंट से डिवाइड किया हुआ है। कौन सा ऑर्गन किस एलिमेंट में आता है, वो सारा कोर्स में बताया जाएगा। ऑर्गन ऑफ 5 एलिमेंट्स। फिर इसके बाद आता है ये चीज, जिसमें हम डिटेल में सब समझाते हैं कि क्या क्या चीज आएगा। ये लिखने वाला पार्ट हमारा यही होता है, खाली इतना ही लिखवाता हूँ, क्योंकि ये इसी से फॉर्मूला तैयार होता है। बाकी चीजें मैं लिखवाता नहीं हूँ, माइंड में डालता हूँ। माइंड में कभी कोई किताब देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस किताब में आपको बस ये थोड़ी सी चीजें लिखी रहेंगी, इसी के साथ कंसल्ट करना है। खुद से प्रोटोकॉल बनाना आदि चीजें मैं सिखाता हूँ, उसके लिए कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है। बस खाली आपके पास ये थोड़ा सा कंसेप्ट हो जाना चाहिए, ये क्या चीज है। एलिमेंट है वुड, एनर्जी है विंड, इसके जो ऑर्गन आते हैं वो गॉल ब्लैडर और लीवर। इसके बाद इसका एज पीरियड होता है 0 to 12। कलर इसका ग्रीन। सिस्टम ऑफ बॉडी, मस्कुलर सिस्टम, बॉडी के मस्कुलर सिस्टम को देखती है विंड एनर्जी। विंड मतलब क्या, मूवमेंट करना। तो मूवमेंट, हम अगर मूवमेंट कर पा रहे हैं तो अपने मसल्स के द्वारा, मसल्स ही मूवमेंट करवाती है। बिहेवियर, एंगर, गुस्से वाला क्यों होता है, सारा डिटेल्स में समझाते हैं। टेस्ट इसका यहाँ पे
ये गलत हो गया, TST होगा, खट्टा होता है। मंथ जनवरी फरवरी। बॉडी से लिक्विड डिस्चार्जेस निकलती हैं, मालूम है आप लोगों को, लिक्विड डिस्चार्ज भी निकलती है। यूरिन हो गया, सलाइवा हो गया, स्वेट पसीना हो गया, हाँ। टीयर्स हो गए, यूरिन हो गई, ये सब जो है बॉडी से एक लिक्विड निकलता है। तो इसके अंदर में जो है, आंख हमारे इसके अंदर आता है, विंड एलिमेंट के अंदर, लीवर के साथ आंख जुड़ा हुआ है। आंखों में देख के आप लीवर की कंडीशन को समझ सकते हैं। लीवर का आईना है आईज, यानी कि लीवर में पीलिया, लीवर की बीमारी है। लीवर में पीलिया हुआ, आंखों में एकदम पीलापन आ जाएगा, नाखून में। नाखून और आंख जो है, ये दोनों हमारे लीवर के कंडीशंस को दर्शाते हैं। तो लिक्विड डिस्चार्ज, टीयर्स, थाइमस ग्लैंड, ग्लैंड में थाइमस ग्लैंड। अब अदर बॉडी पार्ट्स, विंड एलिमेंट में और भी पार्ट्स आते हैं, तो क्या है, मसल्स, आईज, आईलिड, टेंडन, लिगामेंट और नेल्स, ये जो है चीजें इसके अंदर में आती है। तो इसी तरीके से हर एक एलिमेंट के अंदर में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे और कैसे उनके जो बिहेवियर होंगे, वो सारा समझे। जैसे किसी में फियर होता है, किसी में आपका एंजाइटी होती है, किसी में सैडनेस होता है, किसी में इंजॉयमेंट होता है, तो वो हैप्पीनेस, ये सारा चीज डिस्क्राइब किया जाएगा इसी तरीके से इन सब में, सारे एलिमेंट्स के अंदर में डिस्क्राइब किया जाएगा। फिर आगे जब चलते हैं, वो सारा लिखा देने के बाद जो अभी मैंने आपको बताया जो चीजें, वो डिटेल्स में यहाँ समझ में आती हैं। कि हवा है, विंड है, मूवमेंट करती रहती है। वुड एलिमेंट बताया, वुड कलर उसका ग्रीन, तो वुड एलिमेंट। इसका स्वाद बताया था खट्टा। लीवर से पित्त निकलती है, वो भी खट्टा होता है एक तरीके का, मतलब एसिड। एसिड जो होती है वो खट्टी होती है स्वाद में। तो खट्टापन ही जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसी चीज में नींबू निचोड़ दीजिए तो वो जल्दी से काट देती है खट्टापन, कोई चीज को जमने नहीं देती है, खट्टापन हर चीज को काट देती है। तो ये काम करती है। अब देखिए, पेड़ पौधे, इसको बोला जाता है फर्स्ट एनर्जी दुनिया में, मतलब जब पैदा हुआ तो पहला एनर्जी वुड एलिमेंट बताया गया था। तो जब हम लोग पैदा होते हैं तो बचपन की एनर्जी इसमें होती है, वुड एलिमेंट की एनर्जी होती है। ये क्या कर रही है, हवा भाग रही है, तो बच्चे भाग दौड़ करते रहते हैं हमेशा। आप जाके कहीं पे भी बैठ जाएंगे, किसी के घर में गए, तो वहां आप लोग बात करोगे और बच्चे जो है पूरे घर का इतिहास बोल कर डालेंगे। शादी पार्टी में गए तो पूरा जितना भी हॉल है, पूरे हॉल का चक्कर ये लगा डालते हैं, और आप कहीं कुर्सी बैठ के जस्ट गप मार रहे होते हैं। तो भाग दौड़ करने वाले होते हैं बच्चे, वो एनर्जी ऐसी होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टिक के नहीं बैठते, भाग दौड़ करते रहते हैं। हवा क्या है, भागा, विंड भगा रही होती है, वो टिक के नहीं बैठते। और ऐसे लोग दुबले पतले होते हैं क्योंकि मूवमेंट ज्यादा कर रहे होते हैं, तो फैट उनके बॉडी में जम नहीं पाता। उनके अंदर में खट्टापन ज्यादा है, जिसके कारण वहां पर कोई भी फैट जम ही नहीं पाती, उसको काट देती है। तो लेंथ भी बढ़ता है। अपने पूरी लाइफ का जो ज्यादातर समय बचपन में, 0 से 12 साल के अंदर में ही अपनी पूरी लाइफ का 75 से 80% डेवलप हो जाते हैं। यानी कि 12 साल तक में इंसान जो है इस लेवल तक आ जाता है। और उसके बाद आगे हीट मिलती है, तो 2-3 साल में और 30 से बढ़ता है, कहानी खत्म हुई। पर उसके बाद बढ़ना बंद। तो हर फल शुरू में हरे रंग का होता है और उनका स्वाद खट्टा होता है। आम है, बाद में पक के पीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग में जब इस एनर्जी में रहता है तो वो ग्रीन कलर में ही होता है। तो ये सारा डिटेल्स में समझाया हुआ है, आप लोगों को कई चीजें उधर बताई गई हैं। जैसे कि ये एनर्जी है, पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं, लव एनर्जी है, पीरियड्स स्टार्ट होते हैं इसी दरमियान में। 12 साल के बाद ब्लड आ जाता है इसके अंदर में, बॉडी में। और इसकी दुश्मन एनर्जी होती है डाइनेस एनर्जी, वो आती है 45 साल के बाद, 48 साल 50 साल में। तो 45 80 50 के आसपास जाके
मोनोपॉज हो जाता है। यहाँ से पीरियड स्टार्ट होता है और नियर अबाउट 50 के आसपास मोनोपॉज हो जाता है, जब वो एनर्जी एक्सचेंज कर देती है, इससे दुश्मन एनर्जी पहुंचती है। तो बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें 5 एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल है, वो सब कुछ यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा। एक बच्चा पैदा होता है, क्योंकि शादी, इसका जो उम्र बताया गया था 24 ईयर्स के दरमियान, तो ये समय हो जाता है कि आप परिपक्व हो जाते हैं, फिर मैच्योर हो जाते हैं, अगली पीढ़ी लाने की जिम्मेवारी आप पे हो जाती है। तो यहाँ से ये सारी चीजें होती हैं। स्पर्म, ये देखिए स्पाइन है इंसान की, और ये देखिए ये पहला मंथ का जो बच्चा होता है पेट के अंदर में, फुटस, वो है। तो इसको देखिए और इसको देखिए, और फिर स्पर्म को देखिए। स्पर्म में भी सेम यही चीज होगी, इसी तरीके से लाइंस, धारियां बनी होती हैं। आप लोगों को शायद तो दूर से ना दिखे, ठीक जिस तरह से ये है इसी तरीके से ये भी बनी हुई है, फिटस ऑफ 1 मंथ। तो आप कभी भी इस नेट पे सर्च मार के बेयर्स के ये वाले फोटो ले सकते हो, ऐसे दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, इनका संबंध इससे, स्पाइन से जुड़ा हुआ होता है। वो सारा क्लास में पूरा डिटेल से समझाया हुआ है। पृथ्वी तत्व मोटापे के लिए होता है, ज्यादा खाना खाते हैं, ठीक है, ये मोटापे के लिए जिम्मेवार एनर्जी मानी जाती है। मिट्टी क्या फैल रही है, अर्थ एलिमेंट 35 से प्लस, जब इंसान कितना भी दुबला पतला हो इस एज में आता है, अब उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, वो सोच विचार ज्यादा करता है और फैलता जाता है, और लाइफ में अपने जितना भी डेवलप करना होता है वो इसी एज में करता है, 35 टू नियर अबाउट 50। तो इसी एज में वो अपना सब कुछ, ये इंसान जो है जाके ऐसा बन जाता है। 18-20 साल में इस तरह से था, तो 40 साल में ऐसा बन जाता है। ये एनर्जी कराती है। इसके बाद आते हैं, फिर दवाओं का समय चल जाता है। 50 साल के बाद सबको दवाएं शुरू हो जाती है, क्यों होती हैं आदि चीजें, वो सब डिस्क्राइब। सास बहू में झगड़े होने लगते हैं, क्यों होते हैं, सास बहू का झगड़ा क्यों होता है, ये सारा डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ लोगों को डर लगता है 60 साल से प्लस होने के बाद, डर आ जाती है मन के अंदर में, क्यों है, सारा कुछ क्लियर करके बताया हुआ है। इसके बाद आ जाता है कलर थेरेपी। कलर थेरेपी सिखाई जाएगी। कलर थेरेपी के बाद हम एग्जाम लेंगे, इसमें जो आपने सीखा उसका एग्जाम कराते हैं। एग्जाम हो जाने के बाद जो है फिर नेवल का ट्रीटमेंट सिखाते हैं। नेवल वगैरह जिससे हम मतलब बराबर चले, नाभि खिसकने की समस्या के बारे में, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, नाभि पे क्या इतनी बीमारियां होती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में नाभि खींच जाती है, तो क्या प्रभाव लाएगी। डायबिटीज हो सकता है, तो नाभि खींचने से डायबिटीज हो सकती है। लीवर फेल हो रहा है, तो मतलब सिर्फ हमारी नाभि गड़बड़ होने से कई बीमारियां, सैकड़ों बीमारियां हो सकती है नाभि खिसकने से। तो इसको कैसे ठीक करें, कैसे मापेंगे और कैसे ठीक करेंगे, सारा इसमें सिखाया हुआ है। इसके बाद आ जाता है एनर्जी फ्लो थेरेपी। तो कब कहाँ पर कितनी एनर्जी हमारी बॉडी में एनर्जी पहुंचती है उसके बारे में जानकारी दी गई है। कौन से मंथ में एनर्जी कहाँ रहती है, किस समय कहाँ रहती है, ये सारी एस्ट्रोलॉजी वाले पार्ट में बड़ा काम करता है। तो ऑर्गन का अपना टाइम टेबल होता है, वो सारा समझाया हुआ है। फिर मैग्नेट्स की जानकारी दी जाएगी, कैसे मैग्नेट्स होते हैं, कौन कौन से मैग्नेट हमारे इलाज में काम आते हैं, उनको बताया जाएगा। फिर एनर्जी फ्लो थेरेपी, कैसे जो है एनर्जी हमें मिल रही होती है, एक कॉस्मिक एनर्जी, ऑर्थमिक एनर्जी, ये सारी चीजें इन सब में बताई जाएगी। फिर बॉडी में मेरिडियन की जानकारी दी जाएगी, सारी मेरिडियंस कैसे हैं, अब इनका हाथों में कहाँ पे बनेगा, आदि चीजें सब सिखाई जाएंगी। तो हाथों में कैसे इसको समझेंगे, कैसे इलाज करेंगे, आदि चीजें डिटेल में समझाई जाएंगी। सब
इन पे हाथ पे करके प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा कहाँ पर कौन सा मेरिडियंस बनेगा। फिर आगे चल के 6 की सीखेंगे हम लोग, आगे चल के 6 की सीखेंगे। तो बहुत कुछ है। एनर्जी फ्लो थेरेपी कैसे बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट करते हैं। बार मैग्नेट से बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। बार मैग्नेट से बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। साइटिका में जब सबसे जबरदस्त रिजल्ट होता है, 10 मिनट के अंदर में आपको साइटिका, आप वहीं पर खड़े खड़े रिजल्ट ले सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर आगे जाके हम लोग 6 की पढ़ेंगे और 6 की के द्वारा प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो इस तरह से बहुत कुछ है, कलर थेरेपी आदि चीजें हैं, सब हम लोग सिखाएंगे इसके अंदर में। और इसकी जो है कोर्स की, इसमें और भी कई कई चीजें हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ, भाई वीडियो 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 ऑडियो व्हाट्सएप इमेज, साउंड कहाँ से आ रहा है? अच्छा, जो जिन लोगों ने पीछे क्लास किया था सब उनके फीडबैक्स वगैरह यहाँ पर है। इसको हटाते हैं, बैक करते हैं। गलत फोल्डर खुल गया। हाँ, तो इजी होगा। हम्म, ये है, पहले 21 तारीख से होने वाला था लेकिन स्टार्ट हुआ 3 तारीख को। तो ये कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, ये 3 से 4 महीना हो सकता है। 6,000 रुपये इसकी फीस है और पूरा सिखाया जाएगा। और आप चाहे तो इसको 2 पार्ट में पेमेंट कर सकते हैं। 3,000 और 3,000 की 2 पार्ट में पेमेंट आप कर सकते हैं। इसमें जो चीजें दिखाई जाएंगी, हाँ, आगे हम लोग उसको देख लेते हैं। 25 तरह की चीज इसमें सिखाई गई है। तो ये रहा 25 टाइप ऑफ कोर्स मटेरियल इन वन बंडल। ये 3 से 4 महीने तक कोर्स चलेगा। और साथ में आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे। जो लोग इनरोल करते हैं तो आपको हाथ के हाथ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं, जो 150 के आसपास प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। इसके बाद जूम पे क्लास होगी जो आपको 3-4 महीने चलेगी, और फिर उसकी भी वीडियो पीडीएफ और सर्टिफिकेट सब प्रोवाइड किया जाएगा। तो सिखाया क्या जाएगा, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो हम लोग पिछले 3 दिन से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ रहे थे। आपने देखा, ये एक वाला पार्ट समझ लो आज खत्म हुआ। 3 दिन की क्लास के अंदर में हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह बाकी है, जिसको जरूरत रहेगी तो आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलेंगे हम लोग रिफ्लेक्सोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ एक्यूप्रेशर ह्यूमन बॉडी कॉरेस्पॉन्डेंस इन 2 लेग एंड 2 पाम्स। ये हमारा सेकंड हो गया। इसके बाद थर्ड में आते हैं सुजो एक्यूप्रेशर, एक पाम के अंदर पूरी बॉडी, फिंगर में पूरी बॉडी और एक एंकल में पूरी बॉडी। ये सारा सिस्टम समझाया जाएगा। बेसिक लेवल कहलाता है ये फिजियोथेरेपी का, बेसिक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। ये यहां तक हमारा बेसिक लेवल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, 4 पोजीशन जो आ गया हमारा बेसिक लेवल कंप्लीट। आगे आगे 5वें लेवल पे इन यांग थ्योरी। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो यूनिक मेथड के थ्रू समझाएंगे कि इन यांग होता क्या है। इसके बाद 5 एलिमेंट को समझेंगे, इसका क्रिएटिव सर्कल और इसका सब्जुगेटेड सर्कल और एंटी सब्जुगेटेड सर्कल, 3 चीज इसको समझेंगे। फिर उसके बाद पित्त कफ को समझेंगे। 5 एलिमेंट डायग्नोस जो हमने दिखाया था इस तरीके से, इंसान जो है दुबला पतला हो रहा है और कैसे हो रहा है, कि मान लो वायु तत्व का इंसान है, वो उसका भागते रहने का, यानी कि कहीं जगह सामान खरीदने गया, सामान अगर वो खरीद रहा है तो एक जगह से सामान नहीं खरीदेगा, वो भाग भाग के, यानी कि इस दुकान में पूछेगा, अगली में पूछेगा, 3 दुकानों में पूछ के तो चौथी दुकान पर नहीं जाके लेगा। तो और कुछ लोग होते हैं
बिना सोचे सर एक ही दुकान पे गए, बिना बोल मोलताव किए अपने आप ले लिया एक ही जगह से ही। तो वो कैसे लोग होते हैं, उनपे कौन सी एनर्जी होती है, सब समझाया जाएगा। कलर थेरेपी सिखाई जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या है, एनर्जी फ्लो थेरेपी 9 नंबर पे। 10 नंबर पे ऑर्गन क्लॉक थ्योरी, क्रोमोथेरेपी। ये जो हमारा वाटर कलर थेरेपी, से सूरज की किरणों से कैसे हम दवा बना सकते हैं, उसकी जानकारी। इसके बाद 6 की, तो वेरी पावरफुल ट्रीटमेंट प्रोसेस, कि हमारा जो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और हमारे शरीर में हर एक ऑर्गन के अंदर 5 तत्व मौजूद है, जिनके गड़बड़ी से बीमारियां आती हैं। तो कैसे उनको समझेंगे, आदि चीजें यहाँ सीखेंगे। ये नाभि वाला हो गया। फिर ऑरिकुलोथेरेपी, और इसके बाद डायग्नोसिस टू वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के द्वारा डायग्नोसिस सीखेंगे। डायग्नोस अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा डायग्नोस सीखेंगे। फिर उसका टंग डायग्नोसिस, आई डायग्नोसिस, फेस डायग्नोसिस, 6 की प्रोटोकॉल्स। ये लार्ज नंबर में प्रोटोकॉल सबसे बनवाया जाएगा। एक एक पॉइंट कैसे सिलेक्ट होता है वो डिटेल में सिखाया है, इसकी मैंने वीडियो भी दे रखी है, आप लोग देख लीजिएगा कैसे एक एक चीज को समझाते हैं। रबर बैंड थेरेपी, कपिंग थेरेपी, टेपिंग थेरेपी, मोक्सा थेरेपी। ये 25 तरह के मॉडल इसके अंदर में हम सिखाएंगे। और जरूरत पड़ी तो पेंडुलम डाउजिंग भी सिखाएंगे, जो एक अलग से महंगा कोर्स होता है, लेकिन पिछले बार हमने कराया था, हो सकता है आप लोग को भी करा दें। तो ये 10,000 का कोर्स होता था, लेकिन यहाँ कराया जा रहा है सिर्फ 6,000 रुपए में। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। उसके पहले आप लोग को दिखा दूं इसके फीडबैक्स वगैरह। ये हमारा एक ऐप है, ऐप के अंदर में पूरी रिकॉर्डेड वीडियो सारे मिलेंगे। आप देखिए सारे, इतने सारे फीडबैक्स हैं, बहुत अच्छे से फीडबैक हैं। गागर में सागर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। सभी कोर्सेज बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल है। सर आपके पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। सच कहूं तो आपने गागर में सागर भरने वाला कहावत को चरितार्थ किया है। तो बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स हैं। तो ये है आपको 25 थेरेपीज। जो लोग पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं इसके द्वारा। और अगर किसी मन में कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है प्लीज। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो रख सकता है, और नहीं तो आज की क्लास कैसी लगी उसका फीडबैक भी दे दीजिए। अच्छा, टोक दही या स्वीट दही, 900 दिन। सर दही दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, टोक दही भी ले सकते हैं या स्वीट दही भी ले सकते हैं। वैसे बेस्ट रहता है कि टोक दही यानी खट्टी दही दही, क्योंकि मीठा दही से चावल अच्छा नहीं लगेगा, वो खट्टे दही से ही चावल अच्छा लगता है। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर। जी सर बोलिए। हम लोग वो आक्यूपंचर का कोर्स करे सर, हम लोगों को उतना सब्जेक्ट नहीं आ रहा। आपके उसमें आक्यूपंचर का भी आक्यूप्रेशर है, आक्यूपंचर है सर? सर एक बार सुन लो, ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर दोनों पे काम करता है ना। मतलब उसी हाँ पॉइंट को हमने प्रेशर किया तो पंचर, प्रेशर, हाँ और वहीं पे हम नीडल डाल दिया तो पंचर। हाँ। वही सर, चैनल्स और रहते ना, उसका भी एक्सप्लेन करते हैं कुछ भी। यस, उस चैनल पे ही बताएंगे ना आपको। उस जगह पे पॉइंट बता दिया कि मान लो हाँ। LU9 है, LU9 नाम अच्छा। बता दिया आपको, और आपको पूरा हम्म। डिटेल में सिखा देंगे भाई LU9 का पॉइंट यहाँ पे आता है, वहां पे पॉइंट हाँ। आपको लगा। ये मैग्नेटिक भी आता सर उसमें, मैग्नेटिक थेरेपी? मैग्नेटिक, हम देखो वहीं पे आप या तो पंचर कर दो, यहाँ मैग्नेट लगा दो।
हाँ दोनों में सेम काम करेगी। पंचर कर देंगे तो तब भी वही रिजल्ट देगा, और वहां पे मैग्नेट लगा दिया तब भी वही रिजल्ट देगा। अच्छा मैग्नेट क्या ठीक करता है है, सर। वो ब्लड हाँ का सर्कुलेशन वहां पे बढ़ाता है। आपने नीडल हाँ डाल दिया, आप वहां क्या करें, वहां के जो स्टेग्नेशन वहां के दूर करके वहां का ब्लड का फ्लो बढ़ा दे रहे हो। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। सर ये बहुत अच्छा चीज है। मैं आपको बताऊं, हम लोग को जो फीडबैक मिले हैं इस क्लास में, जो लोग 20 साल से थेरेपी कर रहे थे एक्यूपंक्चर वगैरह, समझ में नहीं आता था, मेरा कोर्स करने के बाद उन लोगों का सब क्लियर हो गया। ट्रीटमेंट कैसे होगा अपने माइंड से सब निकल के आ गया। प्रोटोकॉल अपने माइंड से। चैनल पे बराबर वो पॉइंट पे बराबर अब आक्यूपंचर देते ना, वो पॉइंट एक एक बार मिस हो रहा, जब उस पे रिजल्ट नहीं आ रहा हम लोग। नहीं, देखिए अगर आप जुड़ जाइए हमारे साथ में, आपका क्लिनिक है कि नहीं पहले ये बताइए। क्लिनिक है सर, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रैक्टिस करता हूँ। तो सर हमारे साथ आप जुड़ जाओ। हैदराबाद में हमारा एक कोर्स भी होगा, ऑफलाइन क्लास है, हाँ मल्टीपल मैनुअल थेरेपी। उसको भी सीख हम्म। लीजिए और इसको भी कब सीख है सर लीजिए। वो? हाँ, कब है सर वो? वो कब है सर 30 वो? 30 एंड 31 को है। तो हयात हाँ नगर, हयात नगर में है। अच्छा हैदराबाद अच्छा। में हयात नगर है, हाँ हाँ। वहां पर। तो कोऑर्डिनेटर कौन है सर वहाँ पे हैदराबाद का? हैदराबाद में कोऑर्डिनेटर है, नाम याद नहीं आ रहा है, हम्म, फुरकान जी है। फुरकान जी, अच्छा अच्छा। कब कब कर रहे सर वो प्रोग्राम? 30 एंड 31 जुलाई। जुलाई? हाँ, मेरे स्टूडेंट हैं, अच्छा अच्छा। उन्होंने अपना क्लास, हमारे क्लास से प्रभावित होके खुद अरेंजमेंट कर रहे हैं कि सर आप आके हम अच्छा लोग को सिखा दो। हाँ हाँ। बहुत अच्छे मिरेकल्स रिजल्ट। वो जो क्लास कोई कर लेगा ना, तो कैसा हाँ भी पेशेंट हो सबको ठीक कर लेगा। अच्छा। तो मेरे भी साथी है थोड़ा इधर के, हैदराबाद के आसपास के पूरे। हम्म। वो भी उनको भी इंट्रोड्यूस किया था, मैं आपका लिंक भी भेजा था मैं। जी वो भी इंटरेस्टेड है सुनने के लिए, इधर हैदराबाद में क्लास करे तो वो भी आएंगे। जी। और ये देखिए, वो हम सिखाएंगे बेड रिडिंग पेशेंट टाइप के, कैरोपैटिक, और हाँ जिनको मतलब बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, क्रॉनिक घुटने का पेन, हाँ। सर्वाइकल, सैटिका, ये सब जो है उसका ट्रीटमेंट सिखाएंगे। और बाकी जैसे आप इलेक्ट्रो करते हैं, तो ये जो हाँ सीख लेंगे, 5 एलिमेंट थ्योरी सीख लेंगे ना, तो हाँ आपको इलेक्ट्रो में भी फायदा करेगा और एक्यूपंक्चर में तो करेगा ही करेगा। मेन ठीक आपकी है सर, प्रॉब्लम है ठीक कि है। डायग्नोस ही आपसे नहीं हो रहा है। हाँ ट्रीटमेंट तो बाद में करेंगे, पहले डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो नहीं, ब्लाइंड से आप डायग्नोस। क्या करते हैं उसका पेशेंट का, अब कौन सा लंग प्रॉब्लम है पायलमेंट में, जो है पार्ट पे एलयू में P3 में ऐसा डाले तो SI में कभी कभी लग रहा, कभी नहीं लग रहा, रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा, वो सही वो बात तो आक्यूपंचर नहीं कर सक रहे। हम्म, तो ठीक है सर, ये तो क्लास में ज्वाइन हो जाते हैं हम। इतना ज्वाइन हो जाए सर, बढ़िया रहेगा। फर्स्ट हाँ जो है, अब ये 6 तारीख करते हैं तो आपको पूरी पूरी वीडियो मिल जाएगी अभी। हाँ। ठीक है। और अगर टाइमिंग कब से कब से है? टाइमिंग इसका तो रात को 9 से 10 का रहेगा। अच्छा ठीक है सर, वो टाइम तो फ्री हो मिलेगा। हाँ, सबके इसी हिसाब से टाइम रखा हुआ है। ठीक है। पेमेंट किस पे करना सर, अभी लिंक पे करना अब ये देखो या सामने दिख स्कैन? रहा है, सामने दिख रहा है, इस पे कर हाँ सकते हैं। अच्छा। कुछ इसमें मोबाइल नंबर है सर? मोबाइल नंबर तो नहीं दिखना। ये मोबाइल नंबर नाइन एट स्कैनर एक ही दिख। नाइन एट डबल नाइन वन एट डबल वन 9811। टू ओके। नाइन 29 वन सिक्स 16 फाइव एट 5। एट ठीक है सर। कब तक पे करना सर इसका? जब भी पे कर दीजिए, आज कर दिए, कल कर दीजिए। अब तो क्लास चालू हो चुकी है, 3 दिन की क्लास हो गई। ठीक है, हाँ इस वीडियो आपको मिल जाएगी, और ठीक है सर। पीछे की सारी वीडियो भी ग्रुप दे में ऐड देंगे करते हम। हैं ना। हाँ, करके मुझे भेज मैं दीजिएगा। लास्ट में 2 क्लासेस सुना था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अब एक थर्ड क्लास मिस हुआ है, फोर्थ क्लास में सुना था, तो सेम रिलेटेड है थोड़ा। अच्छा, एक्सप्लेनेशन अच्छा है आपका। सर मेरा मतलब, जिसके कोई भी स्टूडेंट मेरे सामने बोल दे, बस इतना हाँ है कि 3 स्टूडेंट बोल देने चाहिए कि सर आप जब पढ़ाए मेरे समझ में नहीं आया, उसके पैसे अच्छा। रिटर्न। हाँ हाँ
पैसे रिटर्न कोई देता हो ना देता हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन मेरा ये दावा है कोई बोलेगा ही नहीं। हाँ अगर अच्छा जिसने मेरे क्लास किया है तो कोई बोलेगा ही नहीं। ठगाने वाली तो बात ही नहीं है। कई लोग ऐसे मुझे मिले हैं जिन्होंने और हाँ जगह से हाँ कोर्सेज किए थे, समझ उनको हम्म, नहीं आया था, हमारा कोर्स करने के बाद वो बहुत खुश हो गए, हम्म। लेकिन सर आप हमारे पहले मिल जाते तो हमारे पैसे बच जाते। वो तो सही, sciatica तो बहुत प्रॉब्लम है सर इधर, लो बैक पेन डिस्क प्रॉब्लम है बहुत पेशेंटों को। मेरे खाली पास आप न्यूरो सर्जन फिजिशियन भी रहता है, मेरा मेरा रजिस्टर्ड क्लिनिक है, मेरा पॉली क्लिनिक है, आप ऑर्थोपेडिक टेंशन सर्जन भी मत आता लो, है कपिंग तरफ से। जुड़ जाइए, आपको मतलब हम ऐसा बना देंगे ना, पूछिए मत। हाँ ठीक है सर। आपके देखिए मैं बता दे रहा हूँ खर्च कितने होंगे, मतलब 12,000 प्लस हाँ कुछ और भी, हाँ हाँ, समथिंग 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। 12 तो अच्छा पक्का है। ये लेने के बाद, हाँ और जब 18 पूरा हो जाएगा एक तरीके से, तीसरा जो मेरा वर्कशॉप है वो हो जाएगा, रोल लेते हैं, तो कैसा भी पेशेंट आए सबका कल्याण कर दोगे। 12,000 में आपको मतलब लाखों रुपए का जो है ना सामान मिल जाएगा, आप बेफिक्र हो ना, जाना। बहुत बहुत अच्छा, ठीक है सर, हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। कैसे भी पेशेंट रहेंगे सब ठीक करवा देंगे, कि हमारी जो अभी 3 कायरो में भी, सर कैरो वगैरह का वीडियो कायरो आप में देख लीजिएगा, कैरो वगैरह वीडियो देख लीजिएगा। जहां पे जो हाँ लोग और जगह से कोर्सेज किए तो उनको हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो कर सके, मैंने सबसे करवाया, अच्छा, सबसे करवाया वहां पे। थोड़ा मतलब सब बोले हम्म, कि अब हम लोग का डर चला गया, हम्म। अपनी और बॉडी पे थोड़ा करवाया। फिजिकल भी हाँ बॉडी रहना पड़ता ना सर कायरो को। सर, फिजिकल बॉडी तो कराए ना वहां पे जाके, वही बोल रहा हूँ, जो आपके वहां पे हैदरनगर में वो क्या बोलते हैं, हयात हम्म, नगर में आके कराएंगे हाँ ना। ठीक है सर, आएंगे सर क्लास में। हाँ, पहले इसको ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। ठीक है सर, और अभी कोई इसका 3,000 बोले ना सर आप पेमेंट। पेमेंट अगर आप 3,000 करते हैं तो अभी प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेंगे, हाँ ठीक है। जब 6,000 पूरा हो जाएगा तब प्री रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। अगर 6,000 करते हैं तो आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, तो आप किसी भी टाइम पूरा क्लास में आने की भी जरूरत नहीं, आपका वीडियो देखते देखते सीख जाएंगे। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। 20 मिनट्स के मतलब काम के वीडियो सब बने हुए हैं, ओनली फॉर हाँ क्रीम, हाँ दैट्स ए क्रीम। हाँ नो बकवास, खाली काम का चीज, उसको देखो और वो प्रैक्टिस आ गई, समझ लो ऐसा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। जी। अरे भाई, आप लोगों में से प्री रिकॉर्डेड वीडियो किस लोगों ने देखा है? किसी ने देखा कि नहीं प्री रिकॉर्डेड वीडियोस? हाँ सर, मैंने देखा है। मीना एनाटॉमिक जी, का देखा था सर मैंने। खाली एनाटॉमी का? अच्छा। हाँ सर, एनाटॉमी अच्छा का और न्यूरो का भी देखा है। एंडोक्राइन सिस्टम सुना है मैंने सर उसमें। अच्छा। चक्रास से कैसे आपने रिलेटेड किया है ग्लैंड्स को, वो भी देखा है। और चलिए, वो 5 एलिमेंट्स का चार्ट दिया है, वो भी मैंने स्टडी किया है। लेकिन वो कैसे कहाँ पे अप्लाई करना ये नहीं समझ में नहीं नहीं आया नहीं है। नहीं, वो अभी नहीं, वो तो उसका स्क्रैच से चलेंगे ना। देखिए, जब ये हाँ। एनाटॉमी का पार्ट खत्म हो जाएगा और हाँ जी। एक्यूप्रेशर भी खत्म, एक्यूप्रेशर करो चाहे मत करो आपकी मर्जी है, रिफ्लेक्सोलॉजी। जी। इसके बाद जब आ जाएगा जी। पार्ट वो सुजोग थेरेपी, जी। सुजोग वाला पार्ट करते जाइए, वहां जी से सर। आगे बढ़ती जाइए, ओके सर। फिर ठीक देखिए है। कैसे मजा आता है। जहां पे समझ जी में सर, नहीं आए बिल्कुल। आप हमको फोन करके पूछ लीजिएगा, श्योर सर। किसी भी थैंक यू। टाइम फोन कर सकते हो, किसी भी टाइम। हाँ जी। हाँ जी सर। जूम क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कल से ही चालू कर दूंगी सर सुजोग स्टडीज। मैं सभी को बोल रहा हूँ, सभी लोग जूम का इंतजार मत कीजिए, दिन में किसी भी टाइम जो है प्री रिकॉर्डेड वीडियो खोल के देख लीजिए, बहुत अच्छा है। और वहां पे कोई चीज डाउट होता है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, मुझे उसी से मुझे कॉल कर के पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी आप लोग फीडबैक बता सकते हैं। सर बहुत ही अच्छा लगा।
जैसे बहुत क्लियरली हर चीज आपने हमारे सामने रखी, एक चीज हमें सुनते कि माइंड में घुस रही है सर, समझ में आ रही है। जैसे डायबिटीज का बताया आपने, किस तरह से हमको चबा के खाना चाहिए, अदरवाइज पैनक्रियाटिक जूस ज्यादा निकलता है, इंसुलिन नहीं निकल पाता है। तो ये बहुत कुछ कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ में आए हैं सर। आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। मान लो डायबिटीज के पेशेंट आते हैं, वो जो दवा आप लोग चला रहे हो चलाओ, लेकिन साथ साथ में ये जो चीज करवाओ ना, खाना उनको देर तक खेल खाने की बोलो, खूब चबा चबा के, उससे भी काफी हेल्प। वाटर कैसा पीना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है सर आपका। बोन्स का भी काफी अच्छा, स्केलेटल सिस्टम भी आपने बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है सिन्हा जी, सर आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, थोड़ा सा बताएंगे कैसा लगा। हाँ जी, मैं सारा डॉक्टर पी जाऊंगा तो। जी, डॉक्टर करुणा जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मेरा स्पीकर ऑन हो गया क्या? हाँ, हाँ, सर मेरी आज की क्लास में मिस हो गई है। आपने 8:30 का टाइम डाल रखा था कि 9 है तो 9 भी बना रखा था। हाँ, 8:30 का टाइम स्टार्ट किया था, तो 9-10 बजे तक क्लास चली है पूरी। चलिए, ओके, ठीक है सिन्हा जी। चलिए, तो फिर आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। 3 न्यू मैसेजेस आ गए हैं, किनके आ गए भाई? आ गया। तो आप प्लीज सर की क्लास ज्वाइन कीजिए, ऑटोमेटिक पेशेंट में आपका है ना मूवमेंट बहुत बढ़िया होगा। मुझे आज सर की क्लास का 3rd सेशन है, मैं वेटिंग करता सर की क्लास की टाइमिंग की। अच्छा, मुजाहिद कुरैशी जी ने लिखा है। अब मुजाहिद जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे कमेंट यहाँ लिखे हैं। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार, और ग्रुप में जाकर आप लोग अपना फीडबैक डाल सकते हैं। सभी को मेरा राम राम। थैंक यू सर।